Okay, a very good afternoon, guys. Am I live? Am I audible? एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक देंगे. Come on. क्या आप सबको very good afternoon, guys. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है, guys and girls? Okay, चलिए. Ready, steady, po. क्या शुरू करें? चलिए. क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस. ओके, सो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पे. एंड हमारा जो है अभी फिलहाल सीए इंटर ग्रुप 2 का हमने नया बैच शुरू किया है फॉर जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26 एंड अपकमिंग अटेम्प्ट्स. इस हमारे बैच में जो है हमारे इनिशियल 5-6 सेशंस हम यूट्यूब पे कंडक्ट करेंगे जो डेमो फॉर्म में रहेंगे. जैसे अभी भी ये सेशन यूट्यूब पे चल रहा है, ये डेमो फॉर्म में है, तो आप ये क्लासेस को देखें, आपको अच्छा लगे तो आप एनरोल कर सकते हैं. दिस इज अ पेड बैच. बैच में एनरोल करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप या तो ultimatesea.com वेबसाइट में जाके भी एनरोल कर सकते हैं. राइट, बैच के बारे में जितनी भी सारी डिटेल्स थी हमने ऑलरेडी हमारे पिछले सेशन में डिस्कस कर ली है, तो अब आज हम वो चीजें वापस से डिस्कस नहीं करेंगे. बुक्स कौन सी मिलेगी, बुक्स कब मिलेगी, ऑलरेडी हमारे फर्स्ट क्लास में बता दिया है आपको, तो आप वो जाके देखेंगे. अब हमारे पढ़ने का समय आ चुका है, तो आइए लेट अस गेट स्टार्टेड. मुझे आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि कल मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी. सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रैटेजी क्या होता है. एक बार जल्दी से रफ पेज में आएंगे. मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा कि देखो आपको हम ये 6 बुक्स प्रोवाइड करेंगे, 7 बुक्स प्रोवाइड करेंगे, और इसमें आपको इसके अलावा आपको अलग से क्या करने हैं, 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं. एक एफएम के लिए है और एक एसएम के लिए है. दोनों 200-200 पेज का रजिस्टर आपके पास होने चाहिए. तो आज आपके पास ये रजिस्टर होना चाहिए, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं. पहली बात. दूसरी बात, ये जो एसएम का रजिस्टर है ना बेटा, इससे एक्चुअली बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये रजिस्टर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हम बना रहे हैं. आपको एसएम की पूरी पढ़ाई हमारे इस हैंड रिटन नोट से ही करनी है. इसमें भी मैं आगे जाके आपको चीजें लिखवाने वाला हूं, बट प्रैक्टिस के लिए हम ये रजिस्टर में बार बार कुछ चीजों को लिखेंगे ताकि आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाए. आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? कल एक बच्चा बोल रहा था सर अगर हम इसमें 2-3 बार लिखेंगे, रफ जैसा लिखेंगे, तो हम पढ़ेंगे कहां से? तो छोले भटूरे तेरे को पढ़ना इससे ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे ही करनी है. आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? जी हां. तो ये रजिस्टर क्यों है एसएम का? प्रैक्टिस करने के लिए बार बार चीजों को लिखेंगे हम इसमें, ताकि हमें चीजें याद हो जाए. राइट. और एफएम का जो रजिस्टर है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं एफएम में आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए वापस आइए. तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने प्रिंट आउट जो है आपने रजिस्टर आप लेके आए हैं. एंड दूसरी बात, जिन बच्चों को ये बुक्स नहीं मिली है उनको मैंने बोला था इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डेमो नोट्स का लिंक दिया हुआ है. राइट, मैंने आपको बोला था कि आपको जो है इसमें एसएम चैप्टर 1 का जो हमारा ये है डेमो नोट्स, एसएम चैप्टर 1, तो आप जैसे ही वो डेमो नोट्स पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे देखेंगे एफएम एसएम डेमो नोट्स. उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो है आपको ये एफएम और एसएम के 2 फोल्डर दिखेंगे. मैंने लेक्चर ट्रैकर भी इसमें डलवा दिया. आपको दिख रहा है लेक्चर ट्रैकर, कौन से लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वो इस लेक्चर ट्रैकर में आपको मिलेगा. जैसे जैसे क्लासेस होते रहेंगे मैं ये लेक्चर ट्रैकर को अपडेट करते रहूंगा. आर यू गेटिंग? तो हमारा जो कल का सेशन हुआ है उसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपडेट डाल दिया है. आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा एफएम में कल एक हमारा लेक्चर हो गया, उसमें क्या पढ़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है. वैसे ही यहाँ पे बाजू में एसएम में जो लेक्चर है उसमें मैंने क्या पढ़ा है लिख दिया है. आर यू गेटिंग? अगली बात मैंने और क्या बोला आपको जी हाँ, तो हमें वो फोल्डर में 2 चीज देखेंगे, 2 फोल्डर, एक एफएम एक एसएम का. लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे दिखेगा एफएम एसएम डेमो नोट्स. ठीक है, इसमें एसएम में जाएंगे, एसएम के फोल्डर के अंदर जाएंगे. इस पीडीएफ का आपको प्रिंट करके लाना था, मैंने कल आपको बताया था. ठीक है, ओके. अगली बात, आपको एफएम में जो है यहाँ पे एफएम का फोल्डर ओपन किया, इसमें एफएम हैंड रिटन नोट्स वाला जो फोल्डर है ये ओपन करो. इसमें एफएम चैप्टर 1 और ये एफएम चैप्टर 4, ये 2 पीडीएफ को आपको प्रिंट करके रखना है. राइट. तो जब तक आपको बुक्स नहीं आती तब तक इसके अंदर आप चीजें लिखेंगे. जब फिर बुक्स आ जाएंगी बाद में उसमें बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. इज इट क्लियर? आप जब बैच में एनरोल करेंगे, आज से अगर एनरोल करते हैं तो 2-3 दिन में बुक्स डिस्पैच होती है और उसके 7-8 दिन में आपके घर तक बुक्स आ जाती हैं. क्लियर है बात? चलिए वापस आइए. ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड.
हम एक बार फिर से क्या करेंगे बताइए, आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। कम ऑन, यस, आपको याद आ रहा है क्या कुछ? एक बार रफ पेज अपने रजिस्टर पे आएंगे, प्रैक्टिस रजिस्टर पे आइए जल्दी फास्ट। हाँ, मेरा सवाल है आपसे, कम ऑन गाइस, मेरा सवाल है आपसे कि मुझे बताइए कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। याद है क्या आपको? बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। लिखिए कम ऑन जल्दी फास्ट, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। सर ये कल हमने 2 बार ऑलरेडी लिखा। हाँ, ऐसे ही बार बार लिखेंगे, चीजों को याद करवा के जाएंगे, समझे ना? लिखे स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। बताइए किस चीज का गेम प्लान है? स्ट्रैटेजी किस चीज का गेम प्लान है? बोलते हैं गेम प्लान ऑफ क्या, बताइए? दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू, लिखे ऐसा, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। याद है क्या? कोमा से बाहर निकालने। कोमा क्या है बताओ? टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। अरे याद है क्या तुमको? टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। फिर अगला सी क्या था? टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट। फिर क्या था बोलिए? देन ओ था, ओ से क्या था? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। याद है? ठीक है। देन एम से क्या था? टू टेक मार्केट पोजीशन, टू टेक मार्केट पोजीशन। एंड फाइनली ए से क्या था? टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। याद है क्या आपको? अच्छा, ये स्ट्रैटेजी का एक डेफिनेशन बता था। फिर एक और चीज आती है, बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो, कम ऑन जल्दी लिखेंगे, जो बेटा लिखेगा वो पास होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना? हाँ चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज, इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। याद है क्या? लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3Ds। याद है क्या? ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3Ds। क्या है 3Ds बोले? डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड इमेज डेस्टिनेशन, या डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, क्या आपको याद आ रही क्या बातें? है ना? ऐसे रफ में ऐसा लिखते रहना वो प्रैक्टिस रजिस्टर में। जब ऐसा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना? ओके आगे बढ़े। अगली बात बताइए, मैंने आपको अगला सवाल पूछा था कि हम स्ट्रैटेजी बनाते क्यों हैं। बताइए हम स्ट्रैटेजी बनाते क्यों? बोले यस, वेरी गुड। हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। याद है क्या ऐसा कुछ? आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम क्या होता है बताओ? पहला होता है, हम एसएम क्यों फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? बोलते हैं टू टू क्रिएट, याद है क्या? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने का मतलब क्या है? अगर मेरे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास या मेरा मार्केट शेयर बाकी कंपनी से ज्यादा है, मैं बाकी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, मैं बाकी कंपनी से ज्यादा सेल करता हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आर यू गेटिंग ना? मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता हूं जो बाकी कंपनी से काफी अलग है, यूनिक है। गेटिंग? अगर ऐसा हुआ इट मींस मेरे कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसएम को फॉलो करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? क्या? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके क्या करूंगा? मेरे कॉम्पिटिटर्स को हराऊंगा मार्केट में, उनसे ज्यादा बेटर मैं परफॉर्म करूंगा। इसे बोलते हैं एंड आउट परफॉर्म, एंड आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स। ये बोलना याद है क्या? एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो बदलते रहता है। तो इस बदलते एनवायरनमेंट में, जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा उस समय मुझे क्या करना चाहिए, है ना? सो एसएम गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। याद है क्या आपको ऐसा कुछ? अरे बोलो ना, हेलो। हाँ, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, राइट। दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर, है ना? रिएक्ट इन द राइट मैनर। तो ऐसा शॉर्ट में भी लिखा है, देखो अभी पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पर ऐसा शॉर्ट में जब ऐसा भी मैंने लिखा ना, ये मतलब याद रहेगा हमें चीज। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं? ये तरीका है एसएम को पढ़ने का, ठीक है ना? चलिए ओके, आइए वापस। ओके, सो हमने आपको बता दिया, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी क्या है हमने बता दिया,
राइट। लेकिन बेटा क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी को क्या हमें मैनेज करना भी जरूरी है क्या? मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर हमने हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी बना ली, हमने कंपनी की स्ट्रेटेजी बना ली, पहले हमने स्ट्रेटेजी को फॉर्म किया मतलब बनाया, फिर उसे इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट मतलब हमने जो सोचा था उसे अब लागू किया, है ना, उसे फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया स्ट्रेटेजी को, क्या यहां पे काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अब चेकिंग भी करनी पड़ती है। अब हमें देखना पड़ता है कि हम जो चाहते थे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, हमने स्ट्रेटेजी क्यों बनाई थी? हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, करेक्ट। तो क्या ये स्ट्रेटेजी को जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या इससे हमारे ऑब्जेक्टिव सच में पूरे हो रहे हैं या नहीं, वो चेक भी तो करना पड़ेगा ना। और अगर वो पूरे नहीं हो रहे होंगे तो फिर हम फिर से स्ट्रेटेजी में चेंजेस करेंगे। मतलब स्ट्रेटेजी बनाने के बाद बात खत्म, क्या स्ट्रेटेजी बना ली बस अब घर जाके चद्दर ओढ़ के सो जा, हो गया क्या? नहीं, फिर मैनेजमेंट भी जरूरी। अच्छा, स्ट्रेटेजी जब मैं बना लिया उसके बाद भी मुझे क्या बताइए, मुझे राइट जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं मेरे, वो भी क्या होने चाहिए? स्किलफुल होने चाहिए। मुझे जिस प्रकार के लोग चाहिए उस प्रकार के एम्प्लॉयज मुझे मिलने चाहिए। मुझे जिस प्रकार का धंधा करना है उस प्रकार के रिसोर्सेज मेरे पास होने चाहिए। जैसे जियो को 4G चालू करना था, उसको सिम कार्ड का धंधा शुरू करना था, तो उसके पास क्या ऐसे लोग होने चाहिए क्या जिसको वो इंडस्ट्री का काम समझ में आता है? हाँ। क्या उसके पास पैसा होना चाहिए था, क्योंकि पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हाँ। ये सब रिसोर्सेज हैं। क्या क्या अंबानी जी के पास फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने वाली टीम होनी चाहिए थी क्या, जो वायर पूरे बिछाएंगे पूरे इंडिया भर में, जिसके थ्रू आज इतना हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल पा रहा है? क्या उसके लिए टीम उनके पास होनी चाहिए? हाँ। तो वो टीम को भी लेके आना पड़ेगा। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बना लेने से अपने आप सब हो जाता है क्या? मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, हमने प्लान बना लिया, अब अपने आप सब होना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं, अब स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट भी करना है, बाद में चेकिंग भी करनी है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सही लोगों को हायर करना पड़ेगा, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो लेके आने पड़ेंगे। हमें एम्प्लॉयज को हमने हायर किया, फिर उनको बताना पड़ेगा कि तेरा ये काम है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, सबको काम बांटना पड़ेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी बातें आती हैं मैनेजमेंट में। आर यू गेटिंग? तो आइए इधर, मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। सर ये जो अभी आप नोट्स यूज कर रहे हैं कौन से नोट्स हैं? ये बेटा मैं अलग से पीपीटी बना के लाया हूं आपको कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आपको इसका प्रिंट की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए चीजें हैं। बाकी जो भी चीजें हैं सब मैं इस बुक में लिखवाऊंगा, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। अभी जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए बस, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़े, वापस आइए। तो हम कहां थे जी? तो बोलते हैं सर मैनेजमेंट क्या होता है, समझे क्या? हमने स्ट्रेटेजी क्या होता है वो देख लिया। अब सवाल उठता है कि सर मैनेजमेंट क्या होता है? तो बोलते हैं मैनेजमेंट में ना दो चीज आती हैं, राइट। एक तो जो हमारे कंपनी में जो लोग हैं जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं, और वो जो काम करते हैं अपना उनके काम को भी मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर से, क्या आपने बचपन में बेटा 11वीं 12वीं में अगर आपने कॉमर्स किया होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि कंपनी में ऐसी हायरार्की होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडल लेवल मैनेजर्स, याद है क्या आपको? लोअर लेवल मैनेजर्स, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? इसको ही यहाँ पे हम एसएम के इस सब्जेक्ट में थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर्स, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। आप समझ पा रहे क्या बात? तो बोलते हैं जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी मैनेजमेंट बोलता हूं, और वो जो काम करते हैं उनके काम को भी मैनेजमेंट बोलता हूं। समझे क्या? अगर हमारे कंपनी में बेटा मैनेजमेंट ही नहीं रहा, अगर हमारे कंपनी में मैनेजमेंट ही नहीं रहा, मुझे बताइए तो फिर क्या होगा? तो फिर कोई काम हो ही नहीं पाएगा ना। अरे कोई तो लोग चाहिए जो डायरेक्शन देंगे, जो बताएंगे, किसको? एम्प्लॉयज को बताएंगे कि तुमको कब क्या काम करना है। कोई तो ऐसे लोग होंगे ना जो हमें जो बिजनेस करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो रिसोर्सेस हमारे बिजनेस में लेके आएंगे। आर यू गेटिंग क्या? कोई तो ऐसे लोग होंगे ना जो चेकिंग करेंगे कि सब चीजें बराबर से चल रही है या नहीं। वो कौन लोग हैं? वो मैनेजमेंट के लोग हैं।
तो ये जो मैंने बताया ना आपको, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये आगे एसएम चैप्टर 1 में आने वाला है, तो धैर्य रखें, ठीक है ना। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ चीफ ऑर्गन, इट इज द चीफ ऑर्गन। चीफ ऑर्गन का मतलब क्या हो सकता है? मेन ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं अंदर, है ना, तो बोलते हैं वैसे ही पूरे बिजनेस का, पूरे कंपनी का मैनेजमेंट एक मेन ऑर्गन होता है, मतलब एक मेन पार्ट होता है कंपनी का। अगर यही नहीं हुआ तो काम नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन। चीफ ऑर्गन मतलब वो जो मेन लोग हैं आपके धंधे के, जो मेन लोग हैं आपके धंधे के, जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें हमारे कंपनी को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाना है। मतलब कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं वो कोई पर्पस से करते हैं, है ना, तो हमारा पर्पस पूरा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा, हमारी कंपनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड सर्विसेज अगर हम बनाएंगे, ज्यादा माल बेचेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो हमारे कंपनी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाने का काम हमने किसको सौंपा है? बोले जिन लोगों को ये काम सौंपा है ना, उन लोगों को मैनेजमेंट बोलते हैं। झेपा गया? तो पहला पॉइंट बोलते हैं मैनेजमेंट को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। पहली बात, मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दी है कंपनी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाने की। दूसरी चीज, मैनेजमेंट का मतलब यह भी होता है कि ये जो लोग हैं ना, वो जो काम कर रहे हैं, उनके काम को भी मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो बोलते हैं मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द कंपनी। इंटरेस्टेड मतलब उनको डेलीगेट किया, उनको सौंपा गया है टास्क, एक काम उन्हें सौंपा गया है। क्या काम सौंपा है उनको? टू मेक द कंपनी पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव। एंड इसके साथ साथ इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स फंक्शंस विच इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। आई मतलब कि जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी मैनेजमेंट बोलते हैं, और उनके ये काम को भी मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। आपको याद आ रहेगा, ऐसा आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। 11वीं 12वीं में बिजनेस स्टडीज करके एक सब्जेक्ट होता है सीबीएसई कॉमर्स में, या अगर आप स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो उसमें कुछ ओसी एसपी ऐसा कुछ तो भी होता है स्टेट बोर्ड में। तो उसमें चैप्टर के ही नाम होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। अरे याद है क्या? तो मैंने क्या बोला, सुनिए ध्यान से। हाँ, एसपीओसी, हाँ जो भी है, ओसीएम करके था सब। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, ये सुनना भाई, सुन रहे हैं क्या? यार मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं। यस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं इन एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। और एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ किसका, बताइए? इंद्रेश सर का, ठीक है ना। तो हमने एफए में भी इंद्रेश सर का एग्जाम्पल लिया था। इंद्रेश सर हमारे लॉ के फैकल्टी है एट अल्टीमेट सीए फाउंडेशन, सी इंटर में लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2024 में बेटा इंद्रेश सर की हुई शादी, ठीक है ना। तब तक हमने अल्टीमेट से शुरू कर लिया था, ठीक है ना। तो इनकी शादी हुई, इनके शादी में फिर मैं, प्रणव सर और तेजस सर, हम तीनों कार से गए थे। आई गेस कहाँ पे थी यार इनकी, अरे अच्छा ही नाम है कुछ तो भी, नांदेड़। हाँ, नांदेड़ में इनकी शादी थी। कहाँ पे थी? नांदेड़ में, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं और तेजस सर तो वैसे ही मतलब नागपुर में ही रहते हैं, और प्रणव सर जो है वो ढिंडोरी में रहते थे पहले। तो एमपी, मध्य प्रदेश में एक गांव है ढिंडोरी, वहाँ पे रहते थे प्रणव सर। तो प्रणव सर नागपुर आए थे, और फिर मैं, तेजस सर और प्रणव सर, हम तीनों कार से गए थे। कहाँ पे? नांदेड़। अराउंड 5 से 6 घंटे लगते हैं नागपुर से बाय कार, कहाँ? नांदेड़ पहुँचने के लिए। और बेटा सुबह सुबह बहुत लेट कर दिया था तेजस सर ने, उनके वजह से हम लेट पहुँचे उनके शादी में। तो हुआ क्या, ऑब्वियसली इंद्रेश सर ने हमें सारे फंक्शंस में बुलाया था, ठीक है। तो सबसे पहला वो हल्दी वाला ही होता है ना। मेहंदी तो घर पे कर लेते हैं, पर हल्दी वाला उसका सबसे मेन फंक्शन होता है जिसमें लोगों को बुलाते हैं। तो उनकी हल्दी खत्म हो गई थी, उसके बाद हम पहुंचे थे। तो इसमें मेरी गलती नहीं, किसकी गलती बताओ? तेजस की गलती थी, ठीक है। वापस आइए। पर अब क्या हुआ ना, इंद्रेश सर ने देखो क्या बोला मुझे, अब फील करो। इंद्रेश सर ने बोला कि ही रिक्वेस्टेड मी टू मैनेज हिज फ्रेंड्स संगीत डांस परफॉर्मेंस।
तो इंद्र सर ने बोला यार देखो, जो लड़के वाले हैं वो बहुत खतरनाक डांस करने वाले हैं, है ना, जो भाभी जी मतलब हमारी जो भाभी है ना, तो उनके उनके फ्रेंड वगैरह बहुत अच्छा डांस करते हैं, भाभी भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो इंद्र सर ने बोला कि एमबी सर, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे दोस्तों का जो डांस हो वो वो पर्पसफुल और प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप समझ रहे बात, राइट? तो बोलते हैं नाउ दिस माइट साउंड लाइक अ फन जॉब बट लेट मी शो यू हाउ इट इन्वॉल्व ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो अभी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग स्टाफ, ये सब चीजें मुझे करनी पड़ी। आप समझ रहे बात? हाँ, तो मैंने कैसे किया ये मैनेज, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो जैसे कंपनी में मैनेजमेंट को काम करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, सेम मुझे काम करने पड़े उनके हमारे दोस्तों के डांस का, संगीत परफॉर्मेंस को क्या बताइए मैनेज करने के लिए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, वीडियो भी बताने वाला हूं मैं बेटा, आज पूरे तैयारी के साथ में आया हूं, मैं पूरे तैयारी के साथ आया हूं। ये देखिए, ये कहाँ गया भाई वीडियो, ये देखो, ये देखो बेटा, मैं यहाँ पे मैं वीडियो भी बताऊंगा आपको मेरे डांस का, ठीक है ना, और भी चीज़ें बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उनका जो संगीत वाला जो दिन था, ये तब की फोटो है। ये भी जो है ये इंद्रेश सर के दोस्त है, ठीक है ना, ये भी दोनों दोनों सीए हैं, ठीक है। तो ये सब सीए है एक्चुअली, भाभी भी सीए है, सब सीए है, ठीक है ना। ओके, आप देख रहे हो इनकी चमक, देखो इनके बेटा चेहरे की, एक नंबर आइट, अरे भाई साहब, ठीक है ना। ओके, और ये बेटा मैं बेचारा, ठीक है ना, ये हेमंत, हेमंत नाम है इनका, ठीक है ना। तो ये उनके संगीत का ये फोटो है। फिर उनके ये बारात का फोटो है, बारात में बहुत नाचे थे हम। अगर आप ध्यान गौर से देखें इस फोटो को, यहाँ पे आपको इंद्र सर इधर दिखेंगे, ये रहे, अरे 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 अरे, आप देख रहे हो पूरा, अरे भाई साहब, तो इंद्र सर है, ठीक है। फिर बारात में बहुत नाचे हम, बाद में उनके फेरे वेरे हो गए तो बहुत भीड़ थी, हमने बोला तब तक खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद ये आपको दिख रहा है इधर, ये जो है ना ये टिश्यू है, ये टिश्यू में दनादन भर भर के तेजा सर बेटा पान लेके आ गए और पान खिला रहे सबको। अब देख रहे हो चश्मा, देखो इनका कौन सा चश्मा है, रेबैन का चश्मा है बेटा, 10-15 हज़ार रुपये का चश्मा है इनका, बताओ है। चलो, तो ये पान खिला रहे हैं, खुद भी बेटा इन्होंने बहुत पान ठूसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ समझो इस बात को, ठीक है। आइए इधर, सुनिए, इधर आइए। फायर पान, चलो चलो मैं आगे बढ़ूँ क्या, ठीक है। तो इधर आइए, तो मैं कहाँ था, हाँ, तो चीफ ऑर्गन बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, चीफ ऑर्गन, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव एंटिटी बनाना, राइट। तो जैसे देखो, लाइक एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा भी काम क्या था, मेरा काम क्या था, इंद्र सेन ने मुझे क्या काम सौंपा था, माई जॉब वॉज टू एंश्योर अ पर्पस। क्या था मेरा पर्पस, मेरा पर्पस ये था टू मेक इंद्रेश फ्रेंड्स डांस परफॉर्मेंस द बेस्ट डांस ऑफ द इवनिंग, ये मेरा काम था, समझे ना। तो मुझे सिर्फ डांस को कोरियोग्राफ वगैरह नहीं करना था, मेरा ये क्या बताओ, ये मेरा जॉब था, मेरा काम था, क्या बताइए, कि बेस्ट डांस होना चाहिए आज शाम का, ऐसा, ठीक है। और सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं, बराबर कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, स्मूथ तरीके से सबको स्टेप्स करने चाहिए और मेमोरेबल रहना चाहिए। आप समझे, ये पर्पस था, जो पर्पस को पूरा मुझे करना था। आप समझ पा रहे क्या बात, ठीक है। तो बोलते हैं जैसे, तो सो आई टुक अ रोल ऑफ व्हाट, आई टुक अ रोल ऑफ मैनेजर। तो मैं एक प्रकार से मैनेजर हो गया, है ना। तो मैं क्या हो गया, अगर मैं नहीं रहता तो उनका डांस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, समझे क्या, मतलब मेरा इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया क्या, मैं बन चुका हूं चीफ ऑर्गन ऑफ दिस संगीत डांस परफॉर्मेंस। फील आ रहा है क्या, बोलते हैं द चीफ ऑर्गन मेकिंग श्योर व्हाट, बताइए, द चीफ ऑर्गन making sure the whole performance delivered value just like business delivers products and service। बोलते हैं हमारे डांस परफॉर्मेंस को देख के लोगों को मजा आ जाना चाहिए, ये मेरा काम था। जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड सर्विसेज बनाता है जिससे लोगों को मजा आता है, वैसा मेरा काम क्या था कि डांस ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए, है ना, ऐसा डांस करवाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर ये सारे काम शुरू किए। मैंने किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेट्स सी, मैंने सबसे पहले की प्लानिंग। मैंने क्या किया, मैंने बोला सबसे पहले मैंने बोला अपन ना पंजाबी डांस करेंगे। तो पंजाबी सॉन्ग एक उस समय बहुत
वायरल था, मतलब चलो पंजाबी सॉन्ग पे डांस करेंगे। फिर मैंने सॉन्ग्स सिलेक्ट किए जो ट्रेंडिंग थे उस समय, उस सॉन्ग्स को सिलेक्ट किया। मैंने एक टाइमलाइन बनाई प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, इंद्रेश सर के शादी के 8-10 दिन पहले से ही हमने शुरू कर दिया था, डांस प्रैक्टिस वगैरह सब शुरू कर दिया था। तो मैं उनके घर पे जाता था, मैं उस समय मैं भी नागपुर में रहता था, तो उनके घर पे जाता था और उनके फिर सारे फ्रेंड्स वहाँ पे आते थे नीचे, ठीक है। सो टाइमलाइन मैंने प्रैक्टिस के लिए, देन मैंने लिस्ट बनाई कि कौन कौन डांस करेगा, क्यों, क्योंकि सबको डांस नहीं आता है। तो मैंने लिस्ट बनाई कि कौन डांस करेगा, एंड इवन प्लान्ड द कॉस्ट्यूम कलर कोड्स। मैंने बताया भैया कि कौन से कलर के कपड़े पहन के आने हैं, क्या पहनना है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी बेटा, है ना, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, सब अपनी मनमानी चला रहे थे। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। फिर मैंने एक मिनी रिस्क एनालिसिस भी किया। मैंने बोला यार अगर ऐसा हुआ तो, कि लास्ट मिनट में किसी ने बोला मैं तो डांस नहीं करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। अच्छा, कोई अगर अपने स्टेप्स भूल गया तो, जैसे बेटा इसमें तेजस सर बहुत खतरनाक है। तेजस सर को ना आप कोई भी ऐसा गाना बजवा दो, उसमें मस्त डांस करेंगे वो, एकदम कुछ तो भी डांस करते हो, पर उनको ऐसा कोरियोग्राफी वाला दिया वो नहीं करते वो, इनका पता नहीं, इनका अलग ही। तो तेजस सर को, अब मुझे मालूम था कि तेजस सर जो है ना वो डांस में गड़बड़ कर सकते हैं, वो स्टेप्स भूल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जब फॉर्मेशन बनाया ना, वो नहीं क्या स्टेज पे फॉर्मेशन बनाते, उनको एकदम पीछे रखा ताकि दिखे ही नहीं। आज समझ में, ताकि दिखे ही नहीं वो। अरे कुछ गलत किया तो करने दो, अपने दिखेंगे ही नहीं ना आदमी, तो क्या क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट अगली बार। तो ये थी प्लानिंग, ये सब मैंने प्लानिंग किया। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने किया दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग, मैंने जो है कोरियोग्राफर को अरेंज किया कि भैया नागपुर में अभी बेस्ट कोरियोग्राफर कौन है भैया संगीत के लिए, तो कोरियोग्राफर को हमने अरेंज किया। देन मैंने प्रैक्टिस वेन्यू बुक किए। अब वैसे ना ये बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ी उतनी, इंद्रेश सर के घर पे ही हो जाता था, तो पैसे बच गए बेटा उसके। आईजी सर के घर पे हो जाता था। आईजी सर का जो घर है ना बेटा, 3-4 फ्लोर्स का घर है उनका, मैंने बताया था ना कल लिफ्ट विफ्ट है। तो उनका एक फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर तो पूरी पार्किंग है, और ग्राउंड फ्लोर में भी 1-2 रूम उन्होंने रखे हैं वो गार्ड वगैरह के लिए, और फर्स्ट फ्लोर उनका पूरा ऑफिस है सिर्फ। और उस समय ऑफिस पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो वो जो पूरा उनका फर्स्ट फ्लोर था पूरा खाली था। अरे भाई इतनी जगह थी वहां पे, अरे भाई साहब, मतलब उतने में बेटा मेरे 2 घर आ जाए, उतना बड़ा उनका सिर्फ ऑफिस का एरिया था वहां पे। चलिए वापस आई। एंड आई एंश्योर्ड एवरीवन हैड एक्सेस टू रिहर्सल वीडियोस। हाँ, कुछ लोग ना बेटा मस्त मंत्र देते थे, उनको जैसे ही बोला कि 8 बजे आज प्रैक्टिस पे आना है, डांस प्रैक्टिस पे आना है, वो मस्त मंत्र देते थे। अरे नहीं नहीं, आज तो मेरी तबीयत खराब है, आज तो मुझे बाहर जाना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है। मैंने बोला एक काम करो, एक काम करो, जो भी स्टेप्स अपने डिसाइड होते हैं ना उसका वीडियो बनाओ और वीडियो भेजो सबको व्हाट्सएप पे। तू नहीं आ सकता ना तो वीडियो देख के तू प्रैक्टिस करेगा घर पे, समझा ना, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर मैंने सबको काम बांटा, समझो क्या बोल रहा हूँ। मैंने सबको क्या किया, मैंने सबको कुछ ना कुछ काम बांटा। मैंने बोला भैया कोई जन प्रॉप्स मतलब क्या कि कुछ जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं डांस करते वक्त, है ना, वो प्रॉप्स। फिर मैंने कुछ लोगों को बोला भैया तुम पानी नाश्ते का लाओ, ये तो काम आईजी सर को ही दे दिया। आईजी सर को बोला भैया हम आपके घर पे आए, कोल्ड ड्रिंक सब होना। मैं जब आया तो कोल्ड ड्रिंक नाश्ता सब तैयार होना, समझे ना, वो सब मेरे को टाइम पास नहीं होना, मैं आऊँगा फिर आधे एक घंटे बाद तू मेरे को नाश्ता दो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक, तो द स्ट्रक्चर वॉज सेट। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया स्टाफिंग। बोलते देखो नॉट एवरीवन इज अ गुड डांसर, है ना, मुझे टैलेंट आइडेंटिफाई करना था कि अच्छा डांसर कौन है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन है ऐसा बंदा जो जल्दी स्टेप्स को कैच कर रहा है ना, जिसको स्टेज पे रहने का कॉन्फिडेंस भी है ना। तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने पोजीशन एकदम आगे की दी, और वो थे बेटा हेमंत। जो हेमंत है ना, हेमंत भाई यहाँ पे, ये जो है भाई, ये बहुत बढ़िया डांस करता है, ठीक है ना। तो इनको मैंने बोला भैया मेरे साथ तू आगे खड़े रहेंगे, क्योंकि सारे दोस्तों में तेरे को डांस आता है सिर्फ मेरे अलावा, ठीक है। तो उसको हमने आगे रखा, आगे बढ़े। फिर मैंने बोला आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, तेजस सर वगैरह, ठीक है ना। फिर कुछ फनी कैमियो रोल्स, तेजस सर को कुछ ऐसा फनी रोल दे दिया ताकि थोड़ा सा हंसी मजाक, भैया डांस नहीं कर सकते हंसी मजाक कर लो तुम। ये होता है स्टाफिंग, मतलब क्या, ऐसे क्या बताइए, इट इज अबाउट द राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क एट द राइट टाइम। तो सही समय पे
सही काम के लिए जो सही व्यक्ति उसको चुनना, उसको बोलते स्टाफिंग। देन क्या हमने डायरेक्टिंग, मैं हर दिन जो ना व्हाट्सएप पे सुबह मैसेजेस डाल रहा था कि यार तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं, हमें बहुत अच्छा डांस करना है। कुछ लोग बेटा थक जाते थे, कुछ लोगों पे बहुत वर्क प्रेशर था, है ना। तेजस सर को बैचेस लेनी थी, मैंने बोला सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी 2-3 दिन आप छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, आप डांस प्रैक्टिस करो, है ना। कुछ लोग बार बार स्टेप्स भूल जाते थे, है ना। प्रणव सर को मैंने वीडियो भेजा, वो भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। मैंने फिर इन लोगों को खुद गाइड किया, मैंने एंकरेज किया, है ना। थोड़ी सी मैंने हंसी मजाक की ताकि उनका मोरल डाउन ना हो, वो मोटिवेटेड रहे हमेशा। ये समझो मुझे सब करना पड़ा बेटा। फिर मैंने खुद भी कुछ स्टेप्स करके बताए कि देखो ऐसे करना है, इस तरह से करो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ज्यादा अच्छा डांस लगेगा। जस्ट टू शो देम दैट आई एम विद द टीम। आप समझो मैनेजमेंट को बहुत प्रेशर होता है भाई। बोलते हैं डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है इंस्पायर करना लोगों को कि वो खुद से ही सही काम करें, राइट। एंड देन फाइनल काम आया बेटा कंट्रोलिंग। आखिरी काम क्या बोले, कंट्रोलिंग। मैंने ना सबका बेटा अट्रैक्ट वेदर वी वर ऑन टाइम विद आवर रिहर्सल्स, है ना। हमें बहुत बार बेटा जिस दिन संगीत था ना उस दिन भी शाम को संगीत था, दोपहर को मैं सबको ले गया, ए छोले भटूरे चलो प्रैक्टिस करो। तो वेदर स्टेप्स पर क्लीन और नॉट, बराबर सब स्टेप्स कर रहे कि नहीं, सबके कॉस्ट्यूम वगैरह सब बराबर है कि नहीं, मुझे देखना पड़ा बिफोर द डी डे, मतलब जो मेन डे था उस दिन। बोलते वी डिड अ मॉक परफॉर्मेंस, मॉक मतलब ट्रायल, है ना। बहुत प्रैक्टिस किया हमने और फिर मैंने सबको फीडबैक दिया कि भैया तू स्टेप ठीक कर, तुम्हारे एक्सप्रेशन ठीक करो। तेजस सर को कितना भी बोलो उनका एक्सप्रेशन ठीक ही नहीं होता, वो मजाकिया एक्सप्रेशन भी रहते पूरे टाइम, एंटी टाइम कभी भी स्टेज में घुस जाएंगे, कभी स्टेज से बाहर आ जाएंगे। ये सब मैंने ठीक करवाया। एंड आई ऑल्सो फिक्स द साउंड सिस्टम, उसमें भी प्रॉब्लम था, वो भी मैंने ठीक किया। ओ हो मैनेजमेंट को कितना काम करना पड़ता है, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, राइट। आइए हम आपको डांस बताते हैं, क्या आप रेडी हैं? अच्छा मैं गाना नहीं बजा पाऊंगा लेकिन, वरना वीडियो बेटा हो जाएगा, क्या बताइए, ये वीडियो ही हमारा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इधर, आहा। तो क्या हुआ ना, पहला वाला डांस थोड़ा डिफिकल्ट था, तो तो इसलिए हम दोनों ने किया क्योंकि बाकी सबको इतने स्टेप जम ही नहीं रहे थे। आप समझ रहे बात? हाँ, तो ये पहला मेन डांस था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है ना बेटा हम लेके आए इंद्रेश सर को ऊपर स्टेज पे, ठीक है ना। चलो मैं अभी इंद्रेश सर को स्टेज पे लेके आता हूँ। ये देखो ये इंद्रेश सर आ रहे, अरे 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 अरे, आप समझ रहे हो? वो इसमें गाना था, ए भाई हुआ क्या, ए भाई हुआ क्या, वो है ना, समझो हो ही गया, टैट टैट टैट। अच्छा अब देखो, देखो आप गौर से देखे बेटा इधर, तेजस सर और प्रणव सर, ठीक है ना, तेजस सर और प्रणव सर, देखो हाँ, ये देखो, ये देखो हाँ, इधर देखो, ये है तेजस सर, देखो ये तेजस सर है, और प्रणव सर देखो एकदम कोने में है, प्रणव सर एकदम कोने में उधर। वो देखो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको मैंने ऐसा दिया था पोजीशन जहां वो दिखे, एकदम ऐसा भी नहीं किया यार दिखने चाहिए, पर उन्होंने क्या किया, सुमड़ी में एक तो पूरे पीछे चले गए वो, है ना। और अब देखो आप, ठीक है ना, अब देखो धीरे धीरे, हाँ ये यहाँ पे देखो एक गाना बस खत्म हुआ अभी, और अब देखो ये दोनों देखो बाहर चले जाएंगे स्टेज के, देखो चुपके से वो खुद ही निकल गए, बोले अपने को जम ही नहीं रहा, खुद ही निकल गए देखो, और इतने स्मूथली निकल गए, देखो निकल गए, गए भाई गए। अब अगला डांस क्या हम लोग कर रहे हैं, ये वो वाला गाना है, वो दिल दा मामला है दिल पर नजर है इस दिल पर, ये वो वाला गाना है ना। ओ मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त, वो वाला गाना है। तो ऐसी बेटा कहानी थी। चलो जान दो, अब क्या करेंगे हम, गाना आपको जब जब अपन एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, तब तो भैया आप गाना बोलो वो बजाएंगे। अभी थोड़ा क्या यूट्यूब पे ना इनिशियल सेशन, वो यूट्यूब वाले बहुत रोते हैं। चले आइए, तो संगीत वाले रात को मुझे ये फील आया अंदर से, अरे ये तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं एसएम में। बोलते हैं जो हमारा डांस हुआ ना उसके बाद गेस्ट वर चियरिंग, ओ हो मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, है ना। वो तो क्या बेटा हमारी शादी हो चुकी थी, मेरी प्रणव सर की तेजस सर की शादियां हो चुकी थी, वरना वही के वही हमको बहुत सारे रिश्ते आ जाते उनके शादी में, पर हमको बताना पड़ा सबको, इंद्रेश सर ने बता दिया सबको, इनको रिश्तों के बारे में बताना मत, नो रिश्तास, ठीक है ना, वरना हमारा डांस देख के लोग घायल हो गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़े, बोलते वीडियोस वेंट वायरल, हमने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पोस्ट किया हुआ है,
है ना। तो वीडियोज वेंट वायरल, है ना, एंड इंद्रेश एंड हिज फैमिली वर वेरी हैप्पी। उस दिन मुझे समझा कि यार मैनेजमेंट तो हर जगह है। ओहो, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो हर जगह है। मैनेजमेंट का मतलब बोलते इसका मतलब सिर्फ कंपनी चलाना नहीं होता है। कोई भी चीज को जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे से, एफिशिएंट वे से, पर्पसफुल तरीके से करते हैं, वो मैनेजमेंट होता है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर, सिंगर अच्छा था, है ना, आपके डांस देख के पता चल गया डांसर भी एक नंबर। अरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आइए आप। क्या मजा आया कि नहीं, मुझे बताओ यार आप। मजा आएगा तो फिर से मुझे बताइए, व्हाट इज मैनेजमेंट गाइस। चलो, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को दो नजरिए से देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन, मतलब हमारे कंपनी का वो मेन पार्ट है, वो मेन लोग हैं जिनको हमने क्या दी, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है। किस चीज की जिम्मेदारी दी है, किस चीज की जिम्मेदारी सौंपी है, हमारे कंपनी को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाने की जिम्मेदारी दी है। दूसरी बात, तो मैनेजमेंट में जो चीफ और जो लोग हैं वो भी मैनेजमेंट में आएंगे, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके एक्टिविटीज, उनके काम को भी मैनेजमेंट बोला जाता है। बोलते हैं मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दी फंक्शंस विच रिलेट टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। चलो, तो क्या आपको समझा गया, क्या आपको समझा, मुझे बताइए कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, आपको समझ में आया कि नहीं। यहां तक मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, कम ऑन। सर अच्छा हुआ सर तेजस से निकल गए, नहीं तो टमाटर फेंक के। अरे भाई नहीं, बट तेजस सर जो है ना बेटा, हाँ तेजस सर जो है ना बेटा, वो डांस बहुत खतरनाक करते हैं। बस वो ऐसे, ये संगीत वाले नहीं करते खतरनाक वो, पर उनको ऐसा बोलो तुम गाना बजाओ, अरे भाई साहब वो ऐसा नाचते एकदम खतरनाक। हम तेजस सर के किस्से आपको बताएंगे आगे क्लासेस में, ठीक है ना। कुछ अभी लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है, मैं जब बोलूंगा तब लिखना है, ठीक है। ओके, वापस आइए। अब मेरा आपसे सवाल है, चलिए, अब मेरा आपसे सवाल है, देखो मेरा आपसे सवाल क्या, इस बात को समझो। मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है कि कल जाके समझो मैंने कोई कंपनी शुरू की, ठीक है, एमवी फूड्स लिमिटेड, मैंने कंपनी शुरू की। मैं इसमें एमवी ओला सॉफ्ट ड्रिंक बनाता हूँ, जैसे कोका कोला होता है ना, वैसे एमवी ओला मेरा सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। एमवी बिस्किट, एमवी चिप्स, ये सब चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं, मैं मेरे कंपनी में, क्या मैं स्ट्रैटेजी कभी भी बना सकता हूं, डायरेक्टली स्ट्रैटेजी बना सकता हूं क्या, जब मन चाहे तब हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या। यस और नो में जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, बोलते हैं सवाल क्या है, कैन वी मेक अ स्ट्रैटेजी, कैन वी मेक अ स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, बताइए। यस, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ बताइए। ओके, हाँ, क्या हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं क्या। बोले देखो, आपको जब स्ट्रेटेजी बनानी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को समझो बेटा, हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये लॉ नहीं है। क्या बोला मैंने, एस एम इज नॉट अ लॉ। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो ना। एस एम, एस एम का जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये लॉ नहीं होता। सर इसका मतलब क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे इससे। इसका मतलब ये, जैसे अगर आपको बेटा गाड़ी चलानी है, टू व्हीलर चलानी है, कार चलानी है, तो लॉ बोलता है इंडिया का कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आप गाड़ी या टू व्हीलर चला सकते हैं। यस, तो क्या ये फॉलो करना पड़ेगा क्या, हाँ, क्योंकि ये लॉ है। फॉलो नहीं करोगे तो चालान पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ना मैं क्या बोल रहा हूँ, या पनिशमेंट आपको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एसएम जो है ना बेटा, ये कोई लॉ नहीं है। मतलब एसएम के सब्जेक्ट में जो हम चीजें पढ़ेंगे कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ये कोई लॉ नहीं है। मतलब तुमको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एसएम का सब्जेक्ट बोलता है कि स्ट्रैटेजी बनाने का एक प्रोसेस होता है, अगर आप वो प्रोसेस को फॉलो करोगे तो स्ट्रेटेजी अच्छे से बन सकती है। तुमको प्रोसेस फॉलो नहीं करना, मत कर, अपने मर्जी से स्ट्रेटेजी बना ले। जरूरी है कि बेटा आज तक जिन भी लोगों ने
मुझे बताओ, जरूरी है क्या बेटा आज तक बेटा जिन भी लोगों ने धंधा शुरू किया उसने एसएम का सब्जेक्ट पहले पढ़ के आया होगा? बताओ तो, क्या जरूरी है आज तक जिसने भी बिजनेस किया है, जिसने भी बड़ा बिजनेस बनाया आज तक, क्या सबने एसएम का सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा फिर ही बड़ा बिजनेस? ऐसा होता क्या? अरे भैया ये कोई लॉ थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि बिजनेस करना है तो ये फॉलो करना च पड़ेगा। समझे क्या? तो पॉइंट क्या है, मैं जब चाहूं तब जैसे चाहूं तब स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, लेकिन क्या बताइए, लेकिन एसएम का सब्जेक्ट बोलता है कि हम एक आपको प्रोसेस बताएंगे, अगर ये प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना तो एक पद्धत से, ऐसा मराठी में बोलते हैं कि पद्धत सिर मतलब क्या है, मतलब हर चीज को करने का ना बेटा एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, अगर वो फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी, पर फॉलो करोगे तो अच्छा है। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो। तो वैसे ही स्ट्रैटेजी बनाने का एक प्रोसेस होता है और वो हमारे सिलेबस में है, समझे? ओके, अब ध्यान दो, हाँ ध्यान दीजिए, इधर आइए। तो सवाल क्या है कि कैन वी मेक अ स्ट्रैटेजी डायरेक्टली? बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट इट इज एडवाइजेबल टू फॉलो अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या आपको फील आ रहा है क्या कि एसएम का सब्जेक्ट क्या कर रहा है एग्जैक्टली? बोलते हैं एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक होता है जिसको फॉलो करोगे तो तुम अच्छे से स्ट्रैटेजी बना पाओगे। आप समझिएगा बाद में क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या हुआ देखिए, प्रोसेस का स्टेप्स क्या है। सबसे पहले बोलते हैं कि देखो, तुमको बिजनेस में एसएम फॉलो करना है, ओके। तुमको बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनानी है क्या, ओके। इसका पहला स्टेप है क्या बताइए? सबसे पहले विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ये सेट करो, डेवलप करो। क्या करो? सबसे पहले विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ये बनाओ। ये बनाने के बाद, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? फिर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि स्ट्रैटेजी अगर बनानी है ना तो डायरेक्टली स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, पहले ये चीजें सेट करेंगे, पहले ये चीजें बनाएंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात होगी। अब सवाल उठता है, सर यहां पे ये विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आइए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, आप समझो। हम हमारे कल का सेशन, आज का सेशन और आने वाला भी सेशन, ये आपका बेस डेवलप कर रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो भी चीजें मैं आपको यहां पे आपको दिख रही है ना, ये आपके बुक में अलग अलग जगह पे छपी हुई है, लेकिन ये चीजें मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स है आपको समझ में आए, ये सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है वो समझ में आए आपको। तो हम आपको आपका बेस डेवलप करने के साथ साथ कुछ चीजें मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूं, जैसे स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन याद करवा दिया, जैसे मैनेजमेंट को याद करवा दिया, ऐसा। ठीक है ना? तो अब ये घबराओ मत, सर ये लिखना है क्या, सर ये कहां है, सर हम क्या करें? अभी कुछ मत करो, टेंशन मत लो, जो चल रहा है सिर्फ चलने दो। मैं आपको खुद से बताऊंगा जब कुछ लिखना होगा, जब कुछ मार्क करना होगा। ठीक है, क्लियर है बात? आप ध्यान देंगे अभी इधर सामने, ठीक है? ओके, आइए। तो सबसे पहली बात, सर विजन क्या होता है? विजन का मतलब होता है, बोलते हैं इट इज अ ब्लूप्रिंट। ये भी एक प्रकार की ब्लूप्रिंट है, पर किस चीज की? जैसे स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट थी 3Ds की, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, लेकिन विजन भी ब्लूप्रिंट होता है, पर किस चीज का? कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का। हम हमारे कंपनी को किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं, उसे बोलते हैं हमारे कंपनी का विजन। क्या बोलते हैं? हमारे कंपनी का विजन। विजन स्टेटमेंट पढ़ के हर कंपनी ना अपने एक विजन स्टेटमेंट बनाती है। क्या बनाती है? विजन स्टेटमेंट। वो विजन में मतलब ऐसी 3-4 लाइन का विजन स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट को पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, वो इस कंपनी को कैसा बनाना चाहती है फ्यूचर में। बोलते हैं विजन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें समझ में आता है कि मैनेजमेंट की क्या एस्पिरेशंस हैं, मैनेजमेंट की क्या इच्छाएं हैं, कि वो धंधे को क्या बनाना चाहती है। आर यू गेटिंग? तो विजन स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आता है वेयर वी वांट टू गो, हम हमारे कंपनी को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल आइए, एप्पल कंपनी का विजन क्या है? इनका विजन है टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ एंड टू लीव द वर्ल्ड बेटर देन वी फाउंड इट। तो इनका विजन क्या है कि हम बेस्ट, दुनिया के
हमारे पृथ्वी के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, ये इनका विजन है और इसके लिए काम करते जा रहे हैं। बस गेटिंग है। आगे बढ़, एक और बात, रिलायंस जियो का विजन क्या है? इनका विजन है कि हम हर एक भारतीय को डिजिटली एम्पावर करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, डिजिटली एम्पावर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी इंडियन के साथ कि उनके पास इंटरनेट का एक्सेस ही ना हो, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज ना कर सके। तो जियो का क्या विजन है? वो चाहते हैं कि हमारे बोलते हैं टू डिजिटली एम्पावर एवरी इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसेस, ये इनका विजन है। समझेंगे? तो विजन एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसको प्राप्त करने के लिए हम मेहनत डेली बेसिस पे करते रहते हैं। आप समझेगा? जैसे मैंने आपको बोला आपका विजन क्या है, आपने बोला मैं अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता हूं। तो ऐसा होता क्या कि एक दिन माँ बाप खुश हो गए, बस खत्म, अब कुछ नहीं करना, ऐसा होता क्या? नहीं, हम उनको डेली बेसिस पे खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब फील कर पा रहे क्या? वैसे ही ये ऐसा नहीं होता है कि एक एप्पल ने आईफोन बनाया, हाँ विजन खत्म, ऐसा नहीं होता है। वो बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे। तो विजन को हम कंटिन्यूअस बेसिस में क्या करते रहते हैं, उससे प्राप्त करने के इच्छा में हम रहते हैं कि बस हम ये चीज करना चाहते हैं, कंपनी को इस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। और फीलिंग क्या मैं क्या हूं? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात क्या है, जोमैटो का क्या विजन है? बोले बेटर फूड फॉर मोर पीपल। सर क्या इस पे एमसीक्यू आएगा? नहीं आएगा बेटा, सुनना, अभी सिर्फ सुन ले, अभी हम आपका बेस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना? ओके, तो जोमैटो का विजन क्या है? बोलते हैं बेटर फूड फॉर मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है एक दिन ये अचीव हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। विजन जो है ना वो ऐसी चीज होती है जिसको कंसिस्टेंटली हम उसके तरफ दौड़ते रहते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा में रहते हैं, ऐसा होता है ना? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करना है, ये किसका विजन है? जोमैटो का है। आपको फील आया क्या? ठीक है, इधर आइए, ये क्लियर है बात? तो व्हाट इज विजन बोलिए। देखो ये चीजें याद करनी है, मैं आपको बाद में याद कराऊंगा, ये अलग से ना आपके देखो, जैसे SM हैंडरिटन नोट्स है ना, चैप्टर 1 के आपने प्रिंट निकाले होंगे, यहाँ पे देखो ये आगे विजन आने वाला है, ये देखो यहाँ पे आगे ये विजन वाला आने वाला है, पेज नंबर 1.4। ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है बेटा, आपको कुछ भी लिखना नहीं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर ध्यान दो, ठीक है ना? ओके, आइए वापस। ये क्लियर हो गई बात? हो गया विजन। तो बोले आपको कंपनी में स्ट्रेटेजी बनानी है क्या डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन अगर पहले विजन बनाओ, मिशन बनाओ, गोल बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनानी होती है। समझे? अच्छा, आगे बढ़े। तो पहले विजन हो गया, फिर अगला क्या बनाना है? हमें बोलते हैं अब हमें बनाना है मिशन। हमें क्या बनाना है? मिशन। पहले विजन स्टेटमेंट बनाते हैं। सर क्या जरूरी है हर कंपनी को विजन स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा? ये कोई लॉ नहीं है। मतलब कल जाके आपने कोई कंपनी शुरू की, उसका विजन स्टेटमेंट नहीं बनाया तो नहीं बनाया, क्या दिक्कत है? हाँ, अगर तुम बनाओगे विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। पर जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है वो ये प्रोसेस को फॉलो करती है। आर यू गेटिंग ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ध्यान दीजिए। मिशन क्या है? बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट ये बताता है व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, हु आर वी एंड व्हाट वी डू। तो हम किस धंधे में हैं, हम क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये हमारे मिशन स्टेटमेंट के थ्रू पता चलना चाहिए। बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ABC के बारे में बदला। चलिए मेरे साथ सब बोलेंगे, कम ऑन जल्दी, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, कम ऑन, हेलो, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। क्या बोला मैंने? हाँ, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। क्या बताए कि मिशन कंपनी के ABC के बारे में बताता है। क्या बताता है? ABC के बारे में। पहली बात, मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी कंपनी क्या एक्टिविटी करती है, हमारा बिजनेस मेकअप, मतलब हम किस किस प्रकार के धंधे में हैं, हमारा बिजनेस मेकअप क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्या? तो वो चीजें मेंशन करो मिशन में कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें, ये हमारी कैपेबिलिटी है, हमको वो चीज आती है। तो हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम किस प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं,
जैसे एप्पल क्या करता है, वो प्रीमियम जो लोग ज्यादा पे कर सकते हैं, रिच लोगों को टारगेट करता है। तो मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के ये फील आना चाहिए कि हमारी कंपनी कौन सी एक्टिविटी करती है, किस प्रकार के धंधे में है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, हम किस प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ये मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग क्या? ठीक है। बोलते हैं सर यहाँ पे एक पैनोरामिक व्यू दिया है। आपको पता है पैनोरामा आपको नहीं क्या मोबाइल से लेते हैं पैनोरामा, ऐसे वो बहुत लंबा फोटो आप ले सकते हैं। तो वैसे ही विजन स्टेटमेंट शोज एन ओवरऑल व्यू ऑफ वेयर वी वांट टू गो। तो एक ओवरऑल आपको एक आइडिया मिलती है कि हम हमारे कंपनी को कहां लेके जाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, दैट इज विजन। अब ये विजन को पूरा करने के लिए मिशन बनाया जाता है। मिशन स्टेटमेंट बताता है कि हम हु आर वी एंड व्हाट वी डू। किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के ये समझ में आना चाहिए क्या, ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं एग्जांपल, इधर आइए। जैसे कि एप्पल कंपनी का विजन ये था, पर इसका मिशन क्या है? मिशन ये है टू ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। देखो इनके मिशन स्टेटमेंट से देखो क्या क्या समझ में आ रहा है। हमें यह समझ में आ रहा है एप्पल के मिशन स्टेटमेंट से कि ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मतलब ये क्या एक्टिविटीज करती है, क्या ये समझ में आ रहा है क्या एप्पल के मिशन स्टेटमेंट से? द आंसर इज यस। क्या इससे आपको एप्पल का कैपेबिलिटी पता चल रहा है? हां। कैसे? इस वर्ड से इनोवेटिव, कि ये इनोवेटिव, ये सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते नहीं, इनोवेटिव हार्डवेयर बनाते हैं। हार्डवेयर मतलब क्या? जैसे मोबाइल, जैसे कि आईफोन, दिस इज अ हार्डवेयर। जैसे ये टैबलेट, दिस इज अ हार्डवेयर। ठीक है ना। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस यूज होते हैं, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का iOS, वो होता है सॉफ्टवेयर। सर्विसेज क्या है सर? एप्पल की क्या सर्विसेज है? जैसे एप्पल टीवी, जैसे अमेजॉन प्राइम होता है ना, आप उसमें मूवीज वगैरह देख सकते हैं। वैसे एप्पल का भी एक एप्लीकेशन है एप्पल टीवी, जिसमें आप मूवीज वगैरह देख सकते हैं। तो वो एक प्रकार से क्या है? वो एक सर्विस है, उसे बोलते हैं ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। जैसे आप जियो सावन पे गाना सुनते हैं, जियो सावन गाना, वैसे ही एप्पल कंपनी का एक एप्लीकेशन है iTunes, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उसके बाद आप उसमें गाने सुन सकते हैं। तो वो भी प्रकार की सर्विस है। अच्छा, तो इनके मिशन स्टेटमेंट से पता चल रहा है ये क्या एक्टिविटीज करते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज क्या है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि और ये क्या चाहते हैं, या व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम इस चीज के धंधे में हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। क्या फील आ रहा है क्या? रिलायंस जियो का मिशन देखो, टू कनेक्ट एवरीवन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑलवेज एट द हाईएस्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस। देखो 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 देखो, इनके मिशन से समझ में आ रहा है कस्टमर फोकस। कैसे? बोले हम अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे? कॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं, ये एक्टिविटी हम करते हैं, इस धंधे में हैं हम। और अफोर्डेबल प्राइस में मतलब ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो ज्यादा पैसा नहीं भी दे सकते हैं तो भी हमारे सर्विसेज अवेल कर सके, और क्वालिटी भी हमारी हाईएस्ट होती है। तो ये कैपेबिलिटी बता रहा है। आप फील कर पा रहे हैं क्या? ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट, जोमैटो का मिशन क्या है? टू एंश्योर नोबडी हैज अ बैड विल। इनका मिशन है कि हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको कभी भी गंदा खाना ना खाना पड़े, ऐसा बोल रहा है। अब ये मिशन है, ठीक है ना। अब इसने मिशन में और थोड़ा एक दो लाइन लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, उसकी मर्जी। यहां पे जो मैंने बोला कि मिशन में ये होना चाहिए, अब तुमने नहीं फॉलो किया तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है। ये करोगे तो अच्छा है, ऐसा है, ठीक है ना। ओके, तो विजन क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। मिशन क्या है? व्हाट, हम किस बिजनेस में हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, ये बताता है मिशन। यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलिए, पक्का डर नहीं आता क्या? मैं आगे बढ़ू? अरे बोलो ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या गाइस? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्या है? नेक्स्ट आता है बेटा गोल्स। क्या आता है बेटा? नेक्स्ट आता है गोल्स। गोल्स मतलब बोलते हैं दे आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट फ्यूचर स्टेट और आउटकम्स। मतलब फ्यूचर में हम किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हैं
और ये ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि इनको अचीव करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। इनको अचीव करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दो। हाँ, तो पहले पहले विजन बनेगा, फिर मिशन बनेगा कि हम किस धंधे में हैं, हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम अब बनाएंगे गोल। क्या बनाएंगे? उसके हिसाब से हम बनाएंगे गोल्स। गोल्स होते हैं ओपन एंडेड, मतलब हमने एक जनरल स्टेटमेंट बता दिया। जैसे मैंने बोला मुझे मेरे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये हो गया गोल। अब मार्केट शेयर को बढ़ाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मैं नए सिटीज में जाके मेरा माल बेचूं। हो सकता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ज्यादा करके मेरा मार्केट शेयर बढ़ सकता है। हो सकता है नए प्रोडक्ट्स बना के मैं मार्केट शेयर बढ़ाऊं। तो वी वांट टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, ये गोल है, राइट। गोल क्या होता है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है। हमने ये बता दिया मार्केट शेयर बढ़ाना है, पर कैसे बढ़ाना है ये नहीं बताया। तो इसको पूरा करने के, गोल को पूरा करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूं? लेकिन गोल के हिसाब से फाइनली बेटा बनता है ऑब्जेक्टिव। क्या बनता है? गोल के हिसाब से बनता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते बोलिए? ऑब्जेक्टिव जो है, प्लीज ध्यान दो। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है बेटा, ऑब्जेक्टिव होते हैं क्लोज एंडेड। कमॉन, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्लोज एंडेड। मतलब क्लोज एंडेड का मतलब होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव बताता है एग्जैक्ट क्या करना है, कितने समय में करना है, राइट। तो अब मैंने बोला कि मुझे मेरा मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये गोल है। मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये मिशन नहीं हो सकता। मिशन क्या बताता है? हम किस धंधे में हैं, हम हमारे धंधे में, हम हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, ये मिशन बता रहा है। हमारी एक्टिविटीज क्या है, हम किस धंधे में हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, किस प्रकार के कस्टमर पे फोकस करते हैं, ये मिशन बता रहा है। गोल क्या बता रहा है? गोल जो है ये हम अचीव करना चाहते हैं गोल को भी, राइट। पर ये बिजनेस क्या करते हैं उसके बारे में डेटा नहीं बता रहा। मैंने बोला मुझे मेरे कंपनी का सेल बढ़ाना है, दिस इज अ गोल। मुझे मेरे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाना है, दिस इज अ गोल। मुझे मेरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, दिस इज अ गोल। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ाना है, मेरी कौन सी कंपनी आपको मालूम है क्या? नहीं, प्रॉफिट तो कोई भी कंपनी का बढ़ा सकते हैं, समझे क्या? मतलब गोल को पढ़ के हमें यह नहीं समझ में आता हम किस बिजनेस में हैं। गोल को पढ़ के यह नहीं समझ में आता हम क्या एक्टिविटीज करते हैं। समझा ना मिशन और गोल का फर्क? ठीक है, आगे बढ़े। तो गोल समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने बोला मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये हो गया गोल। पर अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है। मार्केट शेयर बढ़ाना है, गोल। अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। मैं बोलूंगा अच्छा मार्केट शेयर बढ़ाना है क्या? ओके, तो मैं बोलूंगा अब ये गोल को पूरा करने के लिए बनेंगे ऑब्जेक्टिव। मैं बोलूंगा एक काम करो, वी विल लॉन्च आवर प्रोडक्ट्स in 5 more cities within the next 6 months। मुझे एक बात बताओ, गोल क्या था? गोल था वी वॉन्ट टू इंक्रीज, मार्केट शेयर। क्या आपको लग रहा है क्या ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट मैंने बता दिया? बहुत ही जनरल स्टेटमेंट बता दिया कि ये चीज करना चाहता हूं, पर उसको कैसे करना है वो नहीं बताया। अब समझे क्या? ये चीज को करना कैसे वो नहीं बताया, कितने समय में करना है नहीं बताया। इसलिए गोल ओपन एंडेड होते हैं, इसको पूरा करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आर यू गेटिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और ये जनरल फॉर्म में लिखा होता है। बट अब ये गोल को पूरा करने के लिए बनता है बेटा फाइनली स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या बनाया, सॉरी, गोल को पूरा करने के लिए बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एकदम स्पेसिफिक है। ये एकदम स्पेसिफिक है। क्या है स्पेसिफिक? बोले हम 5 और सिटीज में विदिन 6 महीनों में और हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। देखो मैं एकदम स्पेसिफिक हो गया। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो फिर से, ठीक है ना? तो एक बार आइए मुझे,
एक बार आप मुझे बताएंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, बोलो। सबसे पहले बनाएंगे विजन, इसके हिसाब से बनता है मिशन, इसके हिसाब से बनता है गोल, इसके हिसाब से बनता है ऑब्जेक्टिव, और फिर ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनता है स्ट्रेटेजी। तो मेरा पॉइंट ये था कि क्या हम स्ट्रेटेजी डायरेक्टली बना सकते हैं क्या? नहीं, पहले ये हरकतें करो, पहले अपना विजन सेट करो कि आप अपने कंपनी को किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हो, पहले वो डिसाइड करो। ओके, फिर बताओ आप अपने बिजनेस में क्या करते हो, किस प्रकार से काम करते हो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके बारे में बताइए। फिर बताइए अब आपके क्या क्या गोल्स है, क्या आपके मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं? हाँ, देखो विजन एक होता है, मिशन भी एक ही होता है, एक ही स्टेटमेंट होता है मिशन, पर गोल्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं। मैं मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता हूं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं, सेल बढ़ाना चाहता हूं, दिस इज अ गोल। तो मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, और ये ओपन एंडेड होते हैं। क्या होते हैं गोल्स हमारे? ओपन एंडेड, मतलब इनको पूरा करने के मल्टीपल तरीके हैं। और गोल को पूरा करने के लिए फिर बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं बोले कमन? जो स्पेसिफिक होते हैं कि एग्जैक्ट क्या करना है, कितने समय में करना है। अरे गेटिंग में क्या और बोले ये बोलना धनाधन डन है क्या? एंड देन फाइनली ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं? क्या मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था क्या कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान टू डू व्हाट? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। याद है क्या? ऐसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, स्ट्रेटेजी क्या है? इट इज अ प्लान टू अचीव व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या याद आ रहा है क्या मैं क्या हो रहा हूं? कमाल जल्दी। तो फिर से हाँ सर, गोल फ्यूचर बता रहा है, विजन भी बता रहा है, पर बेटा विजन जो है ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन है। ये आप समझ नहीं पा रहे। जैसे विजन क्या था हमारे यहाँ पे, देखो ये विजन है, गोल नहीं है। कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हमारा विजन? जैसे देखो कहाँ थे, हाँ, टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ। ये कोई गोल हो सकता है क्या? ये गोल नहीं है, ये विजन है। विजन के हिसाब से मिशन है। तो विजन ना बेटा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाली चीज होती है। हम हमारे कंपनी को किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, हमारा सेल हमें बढ़ाना है, ये कोई मुकाम नहीं है, ठीक है ना। हमें मार्केट शेयर बढ़ानी, कोई मुकाम नहीं, ये होता है ये किस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कंपनी को, दैट इज विजन। इसके हिसाब से बनता है मिशन, कि हम बिजनेस में करते क्या है, किस प्रकार के कस्टमर्स पे फोकस करते हैं, दैट इज मिशन। देन बनता है गोल। जैसे एग्जांपल, जैसे एप्पल का क्या गोल हो सकता है? गोल क्या है? टू बिल्ड अ सिक्योर एंड प्राइवेट डिजिटल इकोसिस्टम। तो क्या कर रहा है एप्पल? ये इकोसिस्टम बना रहा है। इकोसिस्टम बनाने का मतलब क्या है? मतलब कि व्यक्ति को मोबाइल चाहिए, मोबाइल एप्पल बनाता है। आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप भी एप्पल बनाता है। आपको टैबलेट चाहिए, टैबलेट भी एप्पल बनाता है। आपको वॉच चाहिए, वॉच भी एप्पल बनाता है। आपको टीवी चाहिए, टीवी भी एप्पल बना के देता है। आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए वो एप्पल कंपनी बनाता है। तो अपना एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, ये बनाना चाहता है। ये इसका क्या हो गया? एक प्रकार से गोल। अब ये गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकता है? इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए और बढ़ाने के लिए और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। तो हम बोलेंगे वी विल लॉन्च 5 न्यू प्रोडक्ट्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। हमें इसको सिक्योर प्राइवेट बनाना है ताकि कोई भी हैकिंग ना कर सके हमारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं कि हम दुनिया के 5 बेस्ट, या हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे, ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी में एकदम बेस्ट है। तो वी विल हायर 5 न्यू पीपल इन साइबर सिक्योरिटी विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है स्पेसिफिकली क्या करना है बताओ। गोल क्या है? एक्सपांड इनटू एआर। एआर क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है ना। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआर क्या होता है? जैसे वो नहीं का वो वीआर हेडसेट जो है वही है ऑगमेंटेड, मतलब जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, हमने कंप्यूटर से बनाई हुई है। हमें हेल्थ के सेक्टर में, टेक सेक्टर में और एक्सपांड करना है। अभी जैसे एप्पल वॉच बनाता है, उसमें हेल्थ के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब आगे जाके एप्पल कंपनी भी क्या बनाएंगी? रिंग। पता है क्या आजकल वो रिंग आती है,
वो रिंग से भी आप पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आज आप कितने स्टेप्स चले, आपकी हार्ट बीट कब बढ़ी कब कम हुई। आप समझेगा क्या बोल रहा हूं? यस, आर यू गेटिंग ऑन बोलिए। तो ये इनका गोल है। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली क्या करना है बताया क्या, कितने समय में करना है एग्जैक्टली बताया क्या नहीं, गोल जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं देखो, ये है एकदम एकदम स्पेसिफिक बता रहे हैं एग्जैक्ट क्या करना है। अब ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है, जैसे ये गोल से रिलेटेड नहीं है, ऑब्जेक्टिव अलग से बताया, ठीक है ना। हमें आईफोन का सेल बढ़ाना है 10% से अगले साल में, ऑब्जेक्टिव। हमें हमारा कार्बन फुटप्रिंट 75% कर देना है 2030 तक। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि आपके वजह से बेटा जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उससे कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है दुनिया में। तो ये आजकल का नया कॉन्सेप्ट आया कार्बन फुटप्रिंट। तो हम चाहते हैं कि हमारे वजह से दुनिया में पोल्यूशन कम हो, हमारे कंपनी के वजह से। यही रीजन था कि एप्पल कंपनी ने बोला कि अब हम मोबाइल के साथ अडेप्टर नहीं देंगे हैं। हाँ, एप्पल कंपनी ने बोला अब हम ये अडेप्टर जो है ना, ये मोबाइल के साथ नहीं देंगे। क्यों? बोले क्या होता है ना, सुनना है ध्यान से, क्या होता है अगर मोबाइल के साथ ये अडेप्टर देंगे ना, तो जो डब्बा आता ना, डब्बा जिसमें मोबाइल फोन आता है, वो डब्बा ना थोड़ा मोटा हो जाता है। फिर वो जब डब्बा लोग फेंकेंगे तो उससे कचरा बढ़ेगा, और इतना बड़ा बड़ा डब्बा लोग फेंकेंगे तो कचरा ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया, इसको हटा के डब्बे का साइज छोटा कर दिया, इससे कचरा कम होगा। तो इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट, हमारे वजह से जो जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कम होगा इससे। आप समझ रहे हैं? फिर बाद में क्या किया, इसको अलग से बेचते हैं, अलग से डब्बे के अंदर। तो ढोकले छोले भटूरे, इससे तरह कचरा तो बढ़ ही रहा है ना। पर ये ज्ञान दिया उन्होंने जब उन्होंने अडेप्टर देना बंद किया था। अब एक बार ऑनलाइन जाके पढ़ना, ये सच बोल रहा हूं आपको मैं, ये एप्पल का जस्टिफिकेशन था कि हमने डब्बे को छोटा क्यों किया है। आप समझे ना बात, है ना। देखो, ये देखो मैं आपको बता रहा हूं why Apple does not give adapter related to pollution। देखो ऐसा, मतलब ताकि थोड़ा एग्जैक्ट है। देखो देखो क्या लिखा है, एप्पल क्यों नहीं देता है बोले अडेप्टर। बोले देखो क्या होता ना, अडेप्टर को हटाने से जो साइज है ना पैकेजिंग की, वो छोटी हो जाती है। तो इससे जो है हमारा कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा। आप समझ रहे हैं? इससे हमारे एनवायरमेंट पे जो हमारा फुटप्रिंट है, हमारे वजह से जो एनवायरमेंट पे जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम होगा। आप समझे बात में क्या बोल रहा हूं? हाँ, मतलब बेटा ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने ये बुक बनाई और आपने कोर्स लिया, पर मैं बोला नहीं ये बुक नहीं दे सकता। क्या है ना, अगर मैं कोर्स में बुक दूंगा साथ में, तो इससे पेड़ पेड़ तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? अरे पेपर पेड़ से ही तो बनता है। हाँ, मैं चाहता हूं कि पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए ज्यादा, इसलिए बोला कोर्स में आपसे बुक नहीं देंगे। और फिर क्या करेंगे, अलग से बुक्स ले लो, अलग से ले लो बुक्स, आपको चाहिए ना बुक अलग से ले लो। हाँ, आप समझ रहे बात है क्या कर रहा हूं? अरे यार, अरे मजा आ रहा है कि नहीं यार? जल्दी लाइक ठोकेंगे वीडियो को पहले तो यार, जल्दी लाइक ठोके और मुझे बताओ मजा आया कि नहीं। हेलो गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं? बोलते हैं स्टीव जॉब्स फ्रॉम हेवन। टीम ने नाम खराब कर दिया। हाँ? मजा आ रहा है ना? जल्दी बताओ फास्ट गाइस, यस और नो। ओके ओके, पैसा ही पैसा। चलो ओके गाइस, ओके चलो बढ़ू, आगे बढ़ू क्या? ओके नेक्स्ट, ठीक है ना, बस जल्दी करो चलो। ओके, तो ये समझा गया। तो फिर से एक बार अभी आप जियो के गोल और ये पढ़ो। तो ये गोल है जियो का, जैसे इंडिया का, जैसे ये, वैसे ये गोल नहीं बोल सकते, ये गोल है कि हमें एआई, आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें बनाओ जिसमें इंटरनेट यूज हो रहा हो, है ना। जैसे कि वो नहीं क्या, जियो टैग करके एक चीज होती है, जियो टैग, मतलब आप जैसे क्या कर सकते हैं, आपके किचन में आपके जो रहता ना, ये
गाड़ी की चाबी वगैरह, उसमें वो जियो टैग लगा सकते हैं। कभी आपकी आपकी चाबियां कभी घूम गई तो आप मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो जियो टैग कहाँ पर है। इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब चीज, ऐसी चीजें बनाओ जिसमें जो इंटरनेट बेस्ड हो, ठीक है ना। देन 5G लीडरशिप, हम इसमें और एक्सपांड करना चाहते हैं, ये गोल है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, आप ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, हमें 500 मिलियन यूजर्स तक पहुंचना है 2026 में। आने वाले एक साल में 500 मिलियन यूजर हो जाने चाहिए। क्या है स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, एग्जैक्ट में टाइम बता रहा हूं, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा हूं। हमें जियो फाइबर 200 और सिटीज में लॉन्च करना है अगले 12 महीने में। आपको फील आ रहा है क्या गोल और ऑब्जेक्टिव का? कमेंट बताइए। तो गोल थोड़ा सा जनरल है, ऑब्जेक्टिव, गोल थोड़ा सा जनरल चीजें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव एकदम स्पेसिफिक होता है क्या करना है। आप समझे क्या? ये क्या बताता है? ये बताता है हमारे कंपनी के फ्यूचर पोजीशन के बारे में, वेयर वी वांट टू गो, और ये बताता है हमारे कंपनी के प्रेजेंट एबीसी के बारे में, प्रेजेंट एक्टिविटीज, बिजनेस मेकअप, कैपेबिलिटी एंड कस्टमर फोकस। समझा कि नहीं बताया? कौन जल्दी यस और अच्छा। अब क्या बोलते हैं, सुनो हाँ ध्यान से। सर हमने हमारे कंपनी में विजन बना लिया, मिशन बना लिया, गोल बना लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिया, ठीक है ना। क्या स्ट्रैटेजी बना लू? नहीं, रुको 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 रुको। बोले यहां पे तुम्हें और भी कुछ करना है? हाँ। बोले यहां पे ये सब चीजें करने के बाद तुरंत स्ट्रैटेजी मत बनाओ। क्यों? बोले एक काम करो, ये करने के बाद आपको करना है बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस। क्या बोला? ये सब करने के बाद आपको क्या करना है? आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है। आई आई हाँ, आपको चेक करना है, प्लीज ध्यान दो, आपको चेक करना है, ये बोलना, आपको चेक करना है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, पहले वो देखो, उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटजी बनाना। सर व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बेटा वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करता है वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। जैसे जैसे सर, जैसे कस्टमर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। अगर कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल गई, उनकी इच्छाएं बदल गई, तो मुझे प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे जैसे लीगल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट जो लॉज रेगुलेशन बना रहा है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करूंगा और मेरे हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो क्या होगा? गवर्नमेंट मुझ पर पेनल्टी लगाएगा या मुझे पनिश करेगा। समझ में आ रही बात है? जैसे कि हमारे सप्लायर्स जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, हमारे सप्लायर भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। सप्लायर ने रॉ मटेरियल महंगा कर दिया तो मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे हमारे एम्प्लॉइज जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा प्रोडक्ट, हम अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो इससे क्या होगा? हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। तो वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। और एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है। बोले जो फैक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और अंदर रह के ही हमारी बैंड बजा रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो फैक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं और बाहर से हमें अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो चलिए देखेंगे जल्दी। बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, क्विकली देखना है, ठीक है ना। What is business environment? बोलते हैं refers to all the factors or situations that affect our business. It is highly dynamic. मुझे बताओ क्या बिजनेस एनवायरनमेंट बदलते रहेगा? क्या गवर्नमेंट लॉज रेगुलेशन को बदलते रहता है? हाँ। क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस, उनकी इच्छाएं बदलते रहती है? हाँ। समझ में आ रही बात है? क्या सप्लायर्स प्रोडक्ट के कॉस्ट को बदलते रहेंगे? बिल्कुल, है ना। टेक्नोलॉजी, क्या मार्केट में नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आते रहेगी क्या? बिल्कुल बेटा, पहले का एक जमाना था, मोटोरोला जो था ना, नंबर 1 था, है ना, वो बनाता था पेजर। क्या बनाता था बताओ? पेजर। ये था पेजर। पेजर क्या होता था? एक ऐसा डिवाइस होता था जिसपे आप क्या कर सकते हैं, एक पेजर से दूसरे पेजर पे सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, वो भी थोड़ा सा ही उसमें टेक्स्ट आता है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं। मतलब समझो 15-20 वर्ड का आप मैसेज भेज सकते हो किसी को, पर उस बंदे के पास भी पेजर होना चाहिए, आपके पास भी पेजर होना चाहिए। ये कब की बात है? जब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, उस समय पेजर चलते थे, और मोटरोला ने धड़ेले से बहुत पेजर बेचे, बहुत पैसा कमाया पेजर से।
पर 1990s में बेटा आ गया मोबाइल फोन, और जैसे ही मोबाइल फोन लॉन्च हुआ इसका धंधा हो गया चौपट, इसका धंधा हो गया बंद। किसका? पेजर का। तो मोटरोला जो है वो एक काफी बड़ी कंपनी थी जो पेजर बनाती थी, उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था पेजर के फैक्ट्रीज वगैरह में। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही मोबाइल फोन लॉन्च हो गया, अब लोग क्या बोल रहे हैं, भैया मोबाइल फोन में कॉल भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है, उसमें स्नेक वाली गेम भी खेल सकता। पहले के जमाने में आता था ना नोकिया मोबाइल्स में, तो मैं पेजर क्यों खरीदूं जिसमें सिर्फ मैसेज भेज पा रहा। तो पेजर का सेल डाउन और मोबाइल बिकना चालू हो गया। समझे? मतलब एनवायरमेंट क्या बदलते रहता है क्या। पहले का जमाना था बेटा, लोग सिर्फ रेडियो, डेली रेडियो सुनते थे, उस पे गाने सुनेंगे, वहां पे सब जो भी स्पीच वीच चलते हो सुनेंगे, किस पे? रेडियो पे। फिर क्या आ गया? टीवी। टीवी आ गया, टीवी केबल, तो लोगों ने रेडियो सुनना कम कर दिया, राइट, और टीवी केबल बढ़ गया एकदम से। अब क्या जमाना है इंटरनेट का, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब लोग सब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर लेते हैं। आजकल केबल ज्यादा लोग नहीं देखते, तो धीरे धीरे केबल का यूसेज बहुत कम हो गया है, केबल टीवी का। अब केबल वाली कंपनीज ही बंद हो जाएंगी कुछ समय बाद, क्योंकि अब सिर्फ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाली कंपनीज ही चल रही है। क्या समय के साथ साथ एनवायरमेंट बदलते रहेगा क्या? बिल्कुल। अब जेबा की नहीं, मैं क्या बोलो ना, बोलते हैं जो भी फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में आते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है, ये बदलते रहता है। दो प्रकार का एनवायरमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या आता है, जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के बाहर है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे कि कस्टमर, मार्केट, मार्केट मतलब बायर्स एंड सेलर्स, पूरा मार्केट एज अ होल। लीगल एनवायरमेंट, गवर्नमेंट जो लॉज रेगुलेशन बनाएगा वो हमारे कंपनी के अंदर बनाता है, बाहर बनाता है, बाहर आता है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं, ये होता है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, अगर हमारे देश में लोग पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो बुक्स वगैरह ज्यादा बिकेगी, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कम है तो बुक्स कम बिकेगी। समझा क्या? ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आता है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और बाहर से हमें अफेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग क्या? ठीक है, आगे बढ़े, इधर आइए। हाँ, इधर आओ। नेक्स्ट क्या है, तो बोलते हैं, अब बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले विजन बनाओ, मिशन बनाओ, गोल बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, फिर करो एनवायरमेंट का एनालिसिस। बोले पहले क्या करो ना, पहले तुम एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस करो, फिर इंटरनल एनवायरमेंट का एनालिसिस करना। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस करके तुम्हें पता चलता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में, और इंटरनल एनवायरमेंट का एनालिसिस करने से तुम्हें पता चलता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। देखो, बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में तुम जब जानकारी प्राप्त करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट में अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं। जैसे जब कोरोना आया, कोरोना सोच के देखो, जब कोरोना आया बेटा और लॉकडाउन लगा, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही लॉकडाउन लगा, ये एक अपॉर्चुनिटी थी किसके लिए? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, कि अब तो लोग घर बैठ के टीवी देखेंगे, घर बैठ के मूवी देखेंगे। लॉकडाउन लगा, ये अपॉर्चुनिटी थी किसके लिए? इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के लिए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के लिए अपॉर्चुनिटी थी, राइट। लेकिन यही सेम चीज थ्रेट था, किसके लिए थ्रेट था? ऑफलाइन थिएटर वालों के लिए, क्योंकि अब लोग पीवीआर, आइनॉक्स में जाएंगे नहीं मूवी देखने के लिए, जब लॉकडाउन लगा था तब। आर यू गेटिंग क्या? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से पता चलता है कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है। फिर आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बाद में, भी धैर्य रखें। क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट? इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। जैसे हमारे पे किस प्रकार के एम्प्लॉयज हैं, क्या वो स्किलफुल है या नहीं, हमारा वर्क कल्चर, काम करने का तरीका कैसा है। ऐसा तो नहीं बहुत टॉक्सिक कल्चर है, लोगों को पसंद ही नहीं आता हमारे पे काम करना। हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है, ये भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। इसके हिसाब से हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं। जैसे बेटा अमन गुप्ता ने बोला, अमन गुप्ता जो कि बोट का सीईओ है, उसने बोला, उसने ना वो एप्पल का देखा, वो एप्पल विजन प्रो, उसने बोला
अरे हम भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे। पर छोले भटूरे इतना रिसोर्स है क्या तुम्हारे पास? इस प्रकार के लोग हैं क्या जो वैसा प्रोडक्ट बना सके? क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है? क्या उस प्रकार के स्किलफुल लोग हैं क्या जिनको नॉलेज हो एप्पल विजन प्रो जैसा प्रोडक्ट बनाने का? अगर नहीं है, इट मीन्स कि तुम्हारा इंटरनल एनवायरमेंट अभी वीक है। क्या है? वीक। वीकनेस है तुम्हारे रिसोर्सेज में। गेटिंग क्या कह रहा हूं? तो इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करके क्या पता चलता है? हमारे अंदर क्या क्या अच्छा है, हमारे अंदर क्या क्या बुरा है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या पता चलता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या पता चलता है? हमारे बाहर क्या क्या अच्छा है, हमारे बाहर क्या क्या बुरा है। तो बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये पता तो कर लो। अमन गुप्ता बोलेगा हाँ बना लो बना लो, हाँ एप्पल विजन प्रो बना लो बना लो। अरे छोले भटूरे, तेरा इंटरनल एनवायरमेंट तो देख। तेरे इंटरनल एनवायरमेंट में तेरी वीकनेस है रिसोर्सेस, ऐसे स्किलफुल लोग नहीं है, तो फिर क्या करे? तो फिलहाल वो काम मत कर, कुछ और कर ले भाई। बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाना है ना, बना एनवायरमेंट को एनालाइज करने के बाद, एनवायरमेंट के हिसाब से बना। अभी देखो, मैंने कल एग्जांपल दिया था, कर्नाटक ने क्या किया? कर्नाटका में क्या हुआ? उन्होंने बाइक टैक्सी को बैन कर दिया। अब कल जाके आईजी सर बोलते हैं चलो 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 मैं भी बाइक टैक्सी का धंधा शुरू करता हूं। कहां पे? कर्नाटक में। मैंने बोला छोले भटूरे, तू देख तो सही एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वहां पे बैंड है वो चीज, तो तू फिर वही करने क्यों जा रहा है? मतलब जब स्ट्रेटेजी बनानी है तो क्या खुद को रूम में बंद करके कुछ भी सोचोगे क्या तुम? अरे छोले भटूरे देखो बाहर, देखो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झांक के देखो, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम क्या क्या चीजें करने में अच्छे हैं, वो काम कर भाई। क्या क्या हमारी वीकनेसेस है, उस पर काम करो, उसे बेटर करने की कोशिश करो, और इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। समझे क्या? तो बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाने क्या करें? सबसे पहले कम ऑन जल्दी फास्ट विजन बनाओ गाइस, विजन बनाओ, मिशन बनाओ, गोल बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, फिर करो भैया एनालिसिस। किसका? एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट का। एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करके क्या पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है। इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करके क्या पता चलेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है हमारी, और फिर इसके हिसाब से अब हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो फोर्थ स्टेप आता है जनरेट, एनालाइज एंड सिलेक्ट अ स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अभी जो धंधा चल रहा है ना, उसको वैसा का वैसा चलने दो, इसे बोलते हैं बेटा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। जैसे आपने सुना है कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। आपको पता है आज के जमाने में बेटा स्टील जो है ना, स्टील का ओवर प्रोडक्शन हो चुका है दुनिया में। ओवर प्रोडक्शन हो चुका है दुनिया में। ओवर प्रोडक्शन मतलब दुनिया में जितना स्टील की जरूरत है, दुनिया में बेटा, दुनिया में जितने स्टील की जरूरत है ना, उससे ज्यादा स्टील ऑलरेडी बन चुका है। अरे तो अब अगर सेल बोलेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी बोलेंगी हम तो और स्टील बनाएंगे, हम तो यहां भी ब्रांच खोलेंगे, वहां भी ब्रांच खोलेंगे, बोलेंगे छोले भटूरे तू स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगा, तेरा जैसा धंधा चल रहा ना बस वैसे ही चलने दे, तू कुछ नया करने जाएगा तेरी ही बैंड बजेगी। अरे ऑलरेडी दुनिया में जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा का स्टील बन चुका है, इतनी डिमांड ही नहीं है, तो तुझे अपने धंधे में क्या लगाना चाहिए? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं नहीं नहीं, हमें तो हमारे बिजनेस को और ग्रो करना है। कैसे ग्रो करेंगे भाई? दूसरे का बनी बनाई कंपनी को खरीद लो। जैसे जोमैटो ने ग्रोफर्स को खरीदा, ब्लिंकिट बना दिया। जोमैटो ने पेटीएम का वो मूवी टिकट वाला सेगमेंट खरीद लिया, डिस्ट्रिक्ट ऐप बना लिया। तो हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कैसा सिचुएशन है हमारे बिजनेस में, एनवायरनमेंट का क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। ऐसा नहीं होता सब स्टेबिलिटी लगा दो, ऐसा थोड़ी है। सब ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगाओ, सब एक्सपेंशन करो, ऐसा नहीं है। तुम देखो तुम्हारा क्या सिचुएशन है,
हो सकता है तुम खुद ही नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दो। आपको पता है फ्रूटी, फ्रूटी सुना हमने? फ्रूटी, बेटा फ्रूटी जो ना, फ्रूटी वो बिस्लरी का भाई है। हैं क्या 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 सर, क्या? फ्रूटी जो ना, फ्रूटी वो बिस्लरी का भाई है। मतलब बेटा एक फैमिली है, चौहान फैमिली, उसके 4 भाई थे। चौहान फैमिली में 4 भाई थे, उसमें एक भाई ने बेटा बनाया बिस्लरी वाला ब्रांड पानी का, दूसरे भाई ने बनाया पार्ले एग्रो। पार्ले एग्रो जो है, पार्ले, पार्ले जी, पार्ले अपना पार्ले जी, फ्रूटी, बिस्लरी, ये सब एक ही फैमिली के लोग बनाते हैं। तो बिस्लरी बनाने वाली जो कंपनी है ना, उसका भाई कौन है? पार्ले एग्रो वाला। पार्ले एग्रो क्या करता है? फ्रूटी बनाता है। क्या आपने सुना है बेली? बेली, आपने सुना है बेली? बेली वाटर बॉटल सुना है क्या? बेली किसका है? बेली, ये लो, पार्ले एग्रो। मतलब कि जो कंपनी फ्रूटी बनाती है वही बनाती है बेली की पानी की बोतल। और वो कौन है? वो बिस्लरी वाले का भाई है। आपको समझा क्या? अब समझो मैं कौन हूं? मैं पार्ले एग्रो वाला हूं। मैं क्या करता हूं? मैं फ्रूटी भी बनाता हूं, मैं पानी की बोतल भी बनाता हूं। मैंने बोला मुझे धंधे को और बड़ा करना है, तो बेटा ये जो पार्ले एग्रो वाला जो है ना, उसकी एक बेटी है। वो बेटी ने जब से वो धंधे में आई, उसने धंधे को और नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। उसने भी आइडिया दिया, एक काम करो हम लॉन्च करते हैं स्मूद। आपने सुना है स्मूद? जैसे जैसे वो नहीं का अमूल कूल आता था, अमूल कूल, ऐसा फ्लेवर्ड मिल्क अमूल कूल, वैसा इन्होंने लॉन्च किया स्मूद। कौन से कंपनी का है? पार्ले एग्रो। कौन सी स्ट्रेटजी? एक्सपांशन स्ट्रेटजी। इसमें वाला एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है ये, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पॉइंट क्या है, अब समय आ चुका है स्ट्रेटजी चुनने का। तुम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा सकते हो, तुम ग्रोथ स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी लगा सकते हो। अपने धंधे को डाइवर्सिफाई करो तुम, है ना? अभी तुम पानी का बॉटल और फ्रूटी बनाते हो, तुमने स्मूथ बनाना शुरू किया, राइट? जैसे कि बेटा रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने किया बेटा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस ने क्या किया? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब बेटा रिलायंस मतलब कौन सा? मुक्कू वाला। बेटा बस 5 मिनट में खत्म करें, ठीक है ना? ध्यान दो, जो मुक्कू वाला रिलायंस है ना, मुकेश अंबानी वाला, वो कभी भी टेलीकॉम सेक्टर में नहीं था। पहले बेटा रिलायंस कंपनी का एक सिम कार्ड आता था, वो अनिल अंबानी की कंपनी थी, वो मुकेश अंबानी की नहीं थी, ठीक है ना? तो मुकेश अंबानी वाला जो रिलायंस है, जिसको बोलते हैं RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो कभी भी टेलीकॉम सेक्टर में नहीं थी। अब हम टेलीकॉम सेक्टर में आए, जियो लॉन्च किया। दिस इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा धंधा शुरू किया जिसका एग्जिस्टिंग धंधे से कुछ भी लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, राइट? ये एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन जोमैटो ने क्या किया? जोमैटो ने बोला भैया हम खाना तो ऑलरेडी ऑर्डर करते हैं, खाना तो ऑलरेडी डिलीवर करते हैं, इसके साथ साथ हम ग्रोसरी भी क्या कर देंगे? हम ग्रोसरी भी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। यह है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा धंधा शुरू किया जो हमारे एग्जिस्टिंग धंधे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। या हम हमारे बिजनेस में क्या कर सकते हैं? रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट मतलब क्या? जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब क्या होगा ना बेटा, ये एक ब्रांच में कीड़े लग गए हैं, कीड़े मतलब ये हमारा बिजनेस है, हम बहुत सारे धंधे अलग अलग करते हैं, हमारे कंपनी में बहुत सारे अलग अलग धंधे करते हैं। इसमें एक धंधा बहुत लॉस मेकिंग हो गया, क्या करूं? एक काम करो, पहले ये धंधा अगर लॉस मेकिंग हो गया है ना, अच्छा पहले तो इस पेड़ का अगर मैंने ये ब्रांच हटा दिया, इसे बोलते हैं रिट्रेंचमेंट करना। क्या बोलते हैं? रिट्रेंचमेंट। अब ये बिजनेस में लगाओ। हमारे कंपनी में हम बहुत सारे बिजनेसेस में हैं, जैसे रिलायंस, आपको पता है रिलायंस बहुत सारे बिजनेसेस में है। रिलायंस, ये देखो रिलायंस जो है, ये देखो, देखो क्या लिखा है, रिलायंस इज एट वॉर विद एवरीवन। हर सेगमेंट में उसकी कोई ना कोई कंपनी है। ऑयल एंड गैस में है, ई कॉमर्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रिटेल में है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग में है, टेलीकॉम में है, राइट? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जियो मीट, वॉलेट्स में जियो मनी, हर चीज में उसकी कोई ना कोई कंपनी है।
आप समझेगा? तो हम मल्टीपल बिजनेसेस में हैं। अब इसमें कोई एक धंधा हमारा नहीं चल रहा तो क्या करूं? बोले रिट्रेंचमेंट करो। 3 चीजें हैं, ध्यान दीजिए। क्या करो बोलो जल्दी, क्या करो? बोले रिट्रेंचमेंट करो। हेलो जल्दी सुनो ना, 1 मिनट। क्या करो बोलो? बोलो रिट्रेंचमेंट करो। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या? बोले रिट्रेंचमेंट का मतलब है 3 चीजें। एक होता है टर्न अराउंड, एक होता है टर्न अराउंड, एक होता है टर्न अराउंड। बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा एंड कर रहे हैं, ठीक है ना? एक होता है डाइवेस्टमेंट, एक होता है लिक्विडेशन। एक बच्चा बोल रहा है सर डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ में क्या फर्क है? बेटा ग्रोथ का ही एक प्रकार होता है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। ऐसा समझो ग्रोथ स्ट्रेटेजी पप्पा है, पप्पा उसका बच्चा है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, राइट? धैर्य रखे, सब बताऊंगा, धैर्य रखे। ओके आगे बढ़े। तो अब रिट्रेंचमेंट क्या होता है? अगर कोई कंपनी है हमारी, कोई हमारा धंधा जो लॉस में चल रहा है, सबसे पहले टर्न अराउंड की कोशिश करो। टर्न अराउंड मतलब रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। जो लॉसेस में चल रही है ना कंपनी, क्या इसको मैं ठीक कर सकता हूं? क्या फिर से कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता हूं? इंटरनल ऑपरेशंस को चेंज करके, मैनेजमेंट के लोगों को चेंज करके, काम करने के तरीके को चेंज करके क्या कर सकता हूं? इसे बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। लेकिन समझो अगर ये नहीं हो पा रहा, मैं मेरे कंपनी में टर्न अराउंड, मेरी जो कंपनी लॉस में है ना उसे वापस प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा हूं, एक काम करो डाइवेस्टमेंट कर लो। व्हाट इज डाइवेस्टमेंट? वो बिजनेस को किसी और को बेचने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल, टर्न अराउंड के एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा टाटा मोटर्स। बेटा टाटा मोटर्स पहले बहुत ही लॉसेस में हुआ करती थी कंपनी, उन्होंने फिर अपने इंटरनल ऑपरेशंस को बहुत सुधारा और वापस से प्रॉफिटेबल बन के दिखाया। तो इसका एग्जांपल डिटेल में बाद में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी सुनिए आगे बढ़े। डाइवेस्टमेंट क्या होता है? हम मल्टीपल बिजनेसेस में हैं, कोई एक आधा धंधा नहीं चल रहा है, उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे, ठीक है, उसको किसी और को बेच दो। जैसे जैसे कि बेटा आपको बताया फोर्ड, फोर्ड नाम की कंपनी है जो कार्स बनाती है, पहले इंडिया में हुआ करती थी, इंडिया के ऑपरेशंस इसने बंद कर दिए फोर्ड ने, ठीक है ना? अब इंडिया में फोर्ड की कार नहीं मिलती, पहले मिलती थी, इको स्पोर्ट वगैरह इसकी कार थी, फोर्ड एंडेवर, फोर्ड इको स्पोर्ट करके इनकी कार थी। इनका एक सेगमेंट था बेटा JLR, जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये 2 ब्रांड है कार के, जो फोर्ड मोटर जिसका ओनर था, पर ये वो लॉसेस में बहुत चल रही थी, इसको नहीं चला पा रहे थे ढंग से। तो फोर्ड ने क्या किया? इसको बेच डाला। किसको? रतन टाटा जी को। आज ये जैगुआर लैंड रोवर के कार कौन बनाता है? टाटा मोटर्स बनाता है। टाटा मोटर्स अब ओनर है इसका। तो फोर्ड ने क्या किया? अपना पूरा धंधा बंद नहीं किया, उसके पूरे धंधे में जो बिजनेस नहीं चल रहा था, जो खुद उसे वो प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा था, वो बिजनेस किसी और को बेच डाला। दिस इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। एंड अगर समझो ऐसा कि फोर्ड JLR जब बेचने गया, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो फिर हम चलाएंगे तो लॉस हो रहा है, कोई और लेने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? तो अब कंपनी को बंद कर दो, लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, ये क्या है? ये है बेटा लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। आपको समझा गया? ये क्या बताओ? दिस इज लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी कि कंपनी को बंद ही कर दो। हमने प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा, हमने किसी और को बेचने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा, अब क्या करो? लिक्विडेशन कर डालो। तो एक बार मुझे बताएंगे व्हाट आर द स्टेप्स गाइस, कम ऑन। हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बनाओ। पहला स्टेप। इस स्टेप के लिए हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें सिखाएंगे आपको स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बन गए, अब स्ट्रेटेजी बना लूं? नहीं, एनवायरमेंट एनालिसिस करो। पहले क्या करो? पहले एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करो, जिससे क्या पता चलेगा? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में। ओके, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फिर क्या करो? फिर इंटरनल एनवायरमेंट का एनालिसिस करो। फिर क्या करो? बोले जल्दी।
फिर इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करो। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। बोले इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालाइज करने से पता चलेगा हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, हमने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बना लिया, फिर एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लिया। अब SWOT क्या लिखा है? SWOT, स्वॉट, इसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। हमने हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, स्वॉट एनालिसिस किया, और अब इसके हिसाब से क्या करूंगा? स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी चुनूंगा। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस, जनरेट, एनालाइज, सिलेक्ट स्ट्रेटेजी। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी, अगर हमने, प्लीज ध्यान दो, अगर हमने स्ट्रेटेजी बना ली, अब क्या करूं? अब उसे लागू करूंगा, अब उसे इंप्लीमेंट करूंगा, यस, और फिर चेक करूंगा कि मैंने जैसा सोचा था वैसे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं क्या। इसे बोलते हैं इवैल्यूएट करना। तो चैप्टर 4 में हमने स्ट्रेटेजी बनाना सीख लिया, कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है सिलेक्ट कर लिया। अब ये स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करूंगा, लागू करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, और फिर इवैल्यूएट करूंगा कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो मुझे जैसे रिजल्ट्स चाहिए थे, मुझे जो ऑब्जेक्टिव पूरे करने थे वो हो रहे हैं क्या। दिस इज चैप्टर नंबर 5। सो दीज आर द 5 चैप्टर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हम शुरू करेंगे। आर यू गाइज गेटिंग और नॉट? दिस इज द SM मॉडल जिसके ऊपर अब पूरा SM का हमारा सब्जेक्ट बनाया हुआ है। पहले हमारे सिलेबस में 8 चैप्टर हुआ करते थे SM में। इंस्टीट्यूट ने इसमें चेंजेस किए 1-2 साल पहले, और क्या किया बताओ? अब 5 ही चैप्टर्स हैं जो हमारे इस SM के प्रोसेस, जो कि फ्रेड R डेविड ने प्रोसेस दिया है, इस प्रोसेस से रिलेट करते हैं। बोले सबसे पहले तुमको SM फॉलो करना है धंधे में, ओके। सबसे पहले डेवलप विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। कहां पढ़ेंगे इसके बारे में? बोले चैप्टर नंबर 1। फिर स्ट्रेटजी बना लो क्या? नहीं, रुक जा, पहले कर एनवायरनमेंट का एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। कहां सीखेंगे बोलो? चैप्टर नंबर 2 में। फिर करो इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। कहां सीखेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। हां, बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पता चलेगा अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इंटरनल से पता चलेगा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या है। इसके बाद अब स्ट्रेटेजी बनाओ, चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब स्ट्रेटेजी बना ली, ओके, अब इसे करो इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करो, और फिर चेक करो, इवैल्यूएट करो कि हम जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते थे वो पूरे हुए क्या। चैप्टर नंबर 5। गाइस, दिस इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको हमारे पहले 2 सेशन में एक्चुअल में समझ में आया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं बहुत बार देखता हूं स्टूडेंट्स ना, उनको समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। मैं अगर देखो मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको बताए और फिर ये भी बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी का मैं आके बस बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले लूंगा, मैं बस यहाँ पे आके आपको क्या बताइए कोई भी कॉन्सेप्ट रैंडमली बता दूंगा तो नहीं चलेगा। हमें एक सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है। ये सीक्वेंस है, ये तरीका है पढ़ने का, ये पता होना चाहिए। इसके बाद ही SM शुरू कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रही बात है? यस और नो? तो वीडियो को लाइक ठोकेगा अगर आपको मजा आया होगा। हम अब कल से ऑफिशियली क्या करेंगे, SM का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। अभी हमारे पहले 2 सेशन सिर्फ बेसिक्स थे। कल से फाइनली अब हम हमारे इस हैंडरेन नोट्स में लिखना शुरू करेंगे, राइट। इसमें सब चीजें अब हम नोटिंग करेंगे कल से। आई होप कि आपको पूरा बेस आपका डेवलप हो गया है, हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट। हाँ, इसमें क्या याद करना है मैं ही बताऊंगा, आप घबरा क्यों रहे। यही सारी बातें आने वाले चैप्टर्स में आने वाली हैं। अभी सिर्फ एक ट्रेलर बताया मैंने आपको, अब पूरी पिक्चर बाकी। क्या ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है गाइस। हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच एंड जरूर लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि आपको हमसे पढ़ के कैसा लगा है, ठीक है ना। यस, एंड FM अपना 4:30 को ही शुरू होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, बाय।